इंसानी दिमाग की सबसे गहरी भूख। इंसानी फितरत का एक बहुत ही कच्चा सच है। लोग दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा खुद में दिलचस्पी रखते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये स्वार्थ नहीं है, ये बस हमारी बनावट है, हमारा साइकोलॉजी है। हाँ, हर इंसान के दिमाग के अंदर एक पूरी कायनात चल रही है। उसके सपने, उसके डर, उसकी अधूरी लड़ाइयाँ, उसकी छोटी छोटी जीतें। हाँ। और लिसनर ने जो न्यूरोसाइंस का आर्टिकल भेजा था, वो इसी बात को साइंटिफिक तरीके से समझाता है। जब कोई उस अंदर की दुनिया में सच्ची दिलचस्पी दिखाता है, तो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा। दिमाग में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये वही केमिकल्स हैं जो हमें अपना पसंदीदा खाना खाने पे या किसी करीबी से गले मिलने पे महसूस होते हैं। मतलब दिमाग के लिए सुने जाने का एहसास एक इनाम जैसा है। बिल्कुल, एक इनाम। और ये सिर्फ तारीफ सुनने जैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारी हजारों साल पुरानी एक जरूरत पूरी करता है, अपने कबीले में, अपने ग्रुप में अपनी अहमियत महसूस करना। सही बात है। जब हमें कोई सच में सुनता है तो हमारा दिमाग हमें एक सिग्नल भेजता है, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारी कोई कीमत है, तुम इस ग्रुप के लिए जरूरी हो। इसे ऐसे सोचिए जैसे दिल्ली की किसी खचाखच भरी मेट्रो में आप सफर कर रहे हैं। हर कोई धक्का दे रहा है, शोर है, कोई किसी पे ध्यान नहीं दे रहा। रोज का सीन है। और उस भीड़ में अचानक कोई दोस्त मिल जाए जो कहे, अरे तू कैसा है, छोड़ ये सब, मुझे बता तेरे उस इंटरव्यू का क्या हुआ। वो 5 मिनट। हाँ। उस शोर के बीच वो 5 मिनट की बातचीत आपको दुनिया के टॉप पर महसूस कराती है। वो एहसास है सुने जाने का। बहुत सही उदाहरण है। या किसी बड़े से फैमिली डिनर पे, हाँ। जहां 10 लोग एक साथ बोल रहे हैं, हर कोई अपनी बात सुनाने की होड़ में है, और कोई अचानक रुककर आपकी तरफ देखे और कहे, 1 मिनट रुको सब, पहले इसकी बात सुनो। हाँ, तुम बताओ क्या हुआ था। वो एक पल। उस एक पल में जो महसूस होता है, वो सिर्फ इज्जत नहीं, वो एक ताकत का एहसास है। पर कार्नेगी अपनी किताब में एक चेतावनी देते हैं, सिर्फ खामोश रहकर सिर हिलाना सुनना नहीं होता, सुनने का नाटक करना होता है। एग्जैक्टली। असली सुनने और सुनने का नाटक करने में एक बहुत महीन फर्क है। और यही फर्क एक आम बातचीत को एक मनोवैज्ञानिक औजार में बदल देता है। तो फिर वो फर्क है क्या? वो फर्क है इरादे का। ज्यादातर बातचीत एक तरह का प्रदर्शन होती है, एक स्टेज है और हम सब एक्टर हैं। बिल्कुल। हम सब एक हल्का सा तनाव लेकर बात करते हैं कि कहीं कोई हमें जज तो नहीं कर रहा, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं बोल देंगे। हम सब ने एक साइकोलॉजिकल आर्मर पहना होता है, मनोवैज्ञानिक कवच। हाँ। जैसे ऑफिस की किसी बड़ी मीटिंग में जाने से पहले हम अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनते, वैसे ही हर बातचीत में हम अपना ये अदृश्य कवच पहन लेते हैं। और एक माहिर सुनने वाला इस कवच को तोड़ देता है, वो आपको सुरक्षित महसूस कराता है। ये काम और सब कैसा है, जैसे दिखावटी सवालों से नहीं होता, ये होता है असली बिना मिलावट वाली जिज्ञासा से। कार्नेगी इसका बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते, सामने वाले की कही हुई बात के पीछे की भावना को पकड़ना। भावना को? हाँ। अगर आपका कोई दोस्त कह रहा है कि आज ऑफिस में बहुत काम था, तो ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? अरे यार पूछ मत, मेरे साथ भी यही होता है। और बातचीत खुद पर आ जाती है। हर बार यही होता है। लेकिन एक माहिर सुनने वाला शायद कहेगा, तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम सिर्फ थके हुए नहीं, बल्कि किसी बात से परेशान भी हो। सब ठीक है? ये सवाल नहीं है, ये एक चाबी है। बिल्कुल। ये सामने वाले के दिमाग को ये सिग्नल देता है कि तुमने सिर्फ शब्द नहीं सुने, तुमने उसके अंदर का शोर सुना है। ये एक बॉम्ब की तरह है जो सामने वाले के सारे डिफेंस उड़ा देता है। मुझे याद है एक कॉर्पोरेट मीटिंग में जहां सब बड़े बड़े जार्गन इस्तेमाल करके बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। तभी बॉस ने टीम के सबसे जूनियर सदस्य से पूछा, जो अब तक चुप बैठा था, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बिना किसी फिल्टर के बताइए, हम सुनना चाहते हैं। अरे वाह। उस एक सवाल ने कमरे का पूरा माहौल बदल दिया। सत्ता का संतुलन हिल गया। उस जूनियर लड़के ने जो बात कही, वो उस मीटिंग का सबसे अहम पॉइंट बन गए। ये तरीका रिश्तों में, दोस्तों के बीच तो काम आ सकता है, पर मुझे ये शक होता है कि क्या ये ताकत किसी ऐसी जगह इस्तेमाल हो सकती है जहां दांव पर बहुत कुछ लगाओ? जैसे कोई बिजनेस डील या घर का कोई बड़ा झगड़ा। क्या सिर्फ सुनकर कोई लड़ाई जीती जा सकती है? बल्कि वहीं ये सबसे ज्यादा काम करता है। लिसनर के भेजे गए नोट्स के मुताबिक कार्नेगी ने इसके 3 खामोश हथियार बताए हैं, और ये सच में हथियारों की तरह काम करते हैं। हथियार? हाँ। पहला है धैर्य।
या कहूँ तो खामोशी का सही इस्तेमाल। धैर्य को आप हथियार क्यों कह रहे हैं? ये तो एक गुण है। क्योंकि बातचीत के मैदान में खामोशी को भरने की बेचैनी ही सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा। जब कोई अपनी बात करते करते बीच में रुक जाए तो हम तुरंत उस खाली जगह को भरने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो ऑकवर्ड साइलेंस। हाँ, पर एक माहिर सुनने वाला उस खामोशी को और गहरा होने देता है। ये सामने वाले को सोचने का वक्त भी देता है और ये भी दिखाता है कि आप उसके हर शब्द को कितनी अहमियत दे रहे हैं। ये एक तरह का पावर मूव है। समझ गई। जो चुप रह सकता है वो दूसरे को अपनी सारी रणनीति बताने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। और दूसरा हथियार है पूरा ध्यान। और इसका मतलब सिर्फ फोन नीचे रखना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपने दिमाग में चल रही बातों को शांत करना। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, वो सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वो मन ही मन अपना अगला शानदार जवाब तैयार कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। मैं ये करने का बहुत बड़ा दोषी हूँ। मैं सुन रहा होता हूँ पर मेरे दिमाग के बैकग्राउंड में मेरा जवाब टाइप हो रहा होता है। और ये सामने वाले को पता चल जाता है, आंखें सब बता देती हैं। हाँ। पूरा ध्यान देने का मतलब है कि जब कोई बात कर रहा है तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही काम चल रहा है, उसे समझना, और कुछ नहीं। और तीसरा और मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक हथियार है फॉलो अप सवाल। वो सवाल जो साबित करते हैं कि आपने सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उसके पीछे का मतलब भी सुना है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है, मान लीजिए कोई अपनी पेरिस ट्रिप के बारे में बता रहा है। ठीक है। एक आम इंसान क्या कहेगा? अरे वाह, मैं भी पेरिस गया था, वहां आईफिल टावर के पास। और बूम, बातचीत हाईजैक हो गई। हाईजैक कहानी अब पेरिस की नहीं, उस इंसान की बन गई है। और अब सामने वाला बस पोलाइट होके सिर हिलाएगा। लेकिन एक माहिर सुनने वाला, जैसा कार्नेगी बताते हैं, वो पूछेगा, उस पूरी ट्रिप में ऐसी कौन सी एक आवाज या खुशबू थी जो तुम्हें आज भी याद है? वाओ। या पेरिस के बारे में ऐसा क्या था जो तुम्हारी उम्मीद से बिल्कुल अलग निकला? ये सवाल बातचीत को हाईजैक नहीं करते। नहीं, ये सामने वाले को और गहरा उतरने का न्योता देते हैं। ये इतना शक्तिशाली है और इतना आसान भी। पर ये मुझे एक बहुत जरूरी सवाल पे ले आता है। क्या हम सब ने ऐसे लोगों का सामना किया है जो इसका ठीक उल्टा करते हैं, जो हमारी हर बात काटते हैं, जो हर कहानी को खुद पर ले आते हैं? हाँ, बिल्कुल। हम उन्हें पसंद नहीं करते, फिर भी अनजाने में हम खुद वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? क्या हमारे अंदर कोई ऐसी असुरक्षा है जो हमें एक अच्छा सुनने वाला बनने से रोकती है? बिल्कुल है। और लिसनर के भेजे गए नोट्स का आखिरी हिस्सा इसी बारे में है। वो इन्हें बातचीत के विलन कहते हैं। विलन? और मजे की बात यह है कि हम सब कभी ना कभी ये विलन बन जाते हैं। ओ, ये सुनने में मजा आएगा और शायद थोड़ी शर्मिंदगी भी होगी। पहला विलन कौन है? पहला है द इंटरप्टर, बात काटने वाला। हाँ, ये वो इंसान है जिसे लगता है कि वो बातचीत में बहुत जोश से हिस्सा ले रहा है, पर असल में वो हर 5 सेकंड में आपकी बात काटता है। वो ये संदेश दे रहा होता है कि मेरी बात तुम्हारी बात से ज्यादा जरूरी है। हर ऑफिस में एक ऐसा इंसान होता है। आप कोई आइडिया दे रहे होते हैं और बीच में ही वो उसे पूरा करके अपना बना लेता है। ठीक हुई। दूसरा विलन है द वन अपर, हमेशा एक कदम आगे। ये तो हर रिश्तेदार की मीटिंग में मिल जाएगा। हाँ, तुम्हारा दिन खराब था, उसका दिन तुमसे ज्यादा खराब था। तुम्हारे बच्चे के 90% मार्क्स आए, उसके बच्चे के तो 95% आए थे। तुम्हें प्रमोशन मिला, अरे उसे तो इससे भी बड़ा मिला था। ये लोग बातचीत नहीं करते, ये मुकाबला करते हैं। ये सुनने में बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे याद है कॉलेज में मैं खुद ऐसा ही था। हम सब थे शायद। हर किसी की कहानी से बड़ी कहानी सुनाने की कोशिश करता था। ये वाकई असुरक्षा से ही आता है। और तीसरा और सबसे चालाक विलन है द रीडायरेक्टर, बात घुमाने वाला। इसका क्या मतलब है? कहानी शुरू आपकी होगी पर क्लाइमैक्स तक हीरो हमेशा वही बन जाता है। अच्छा। आप अपने ट्रैफिक जैम में फंसने का किस्सा सुना रहे होंगे और वो उससे घुमाकर अपनी उस ट्रिप पर ले जाएगा जहां उसने पहाड़ों पर गाड़ी चलाई थी। कहानी आपकी, हीरो कोई और। एग्जैक्टली। इन सब के पीछे, जैसा आपने कहा, अक्सर गहरी इनसिक्योरिटी होती है। उन्हें लगता है कि अपनी कीमत साबित करने के लिए उन्हें लगातार खुद को बड़ा दिखाना होगा, स्पॉटलाइट में रहना होगा। और विडंबना ये है कि ऐसा करके वो लोगों की नजरों में और छोटे हो जाते हैं। ये सुनना थोड़ा असहज करने वाला है क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी ये किया है। हाँ, किया है। इससे ये सवाल उठता है कि अगर ये आदतें इतनी खराब हैं और सुनना इतना शक्तिशाली है तो हमें ऐसा करने से रोकता क्या है? क्या ये सिर्फ हमारी आदतें हैं या आज की दुनिया ही हमें एक खराब सुनने वाला बना रही है? मुझे लगता है ये दोनों का मिश्रण है। हमारी आदतें तो हैं ही, सोशल एंजाइटी, हर किसी के सामने स्मार्ट दिखने का दबाव। ये शायद ऐसी परवरिश जहां हमें सिखाया गया है कि अपनी बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची करनी पड़ती है। हाँ, पर इन आर्टिकल्स के हिसाब से आज के दौर में एक बहुत बड़ा विलन और है। हमारा मोबाइल फोन। बिल्कुल।
हमारी दुनिया जिसे अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं, वो हमें लगातार भटकाने के लिए डिजाइन की गई है। अटेंशन इकोनॉमी। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां हर कंपनी का बिजनेस मॉडल ही हमारा ध्यान खींचने और उसे बेचने पर टिका है। हर कुछ मिनट में एक नोटिफिकेशन, हर खाली पल में स्क्रॉल करने की आदत। तो हमारा ध्यान देने की क्षमता, हमारा अटेंशन स्पैन हर दिन कमजोर होता जा रहा है। दिमाग की वो मांसपेशी जो ध्यान लगाने का काम करती है, वो इस्तेमाल ना होने की वजह से कमजोर हो रही है। हम गहरी बातचीत के लिए अपना दिमाग ट्रेन ही नहीं कर रहे। हम छोटी छोटी जानकारी के टुकड़ों के आदी हो गए हैं। इसलिए आज के दौर में किसी को अपना पूरा बिना बटा हुआ ध्यान देना एक सुपर पावर बन गया है। ये इतना दुर्लभ है, इतना कीमती है कि ये लगभग जादुई लगता है। जब कोई आपको अपना 10 मिनट का पूरा अटेंशन देता है तो वो आपको सिर्फ अपना समय नहीं दे रहा, वो आपको इस दुनिया की सबसे कीमती चीज दे रहा है। हाँ। और यहीं पर एक परेशान करने वाला सवाल उठता है। क्या? एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ बोल रहा है और कोई सुन नहीं रहा, जो इंसान सुनने की इस कला में माहिर हो जाता है, उसे सिर्फ दोस्त या तारीफ नहीं मिलती। तो क्या मिलता है? उसे एक ऐसी ताकत मिलती है जो शायद थोड़ी अनुचित भी हो सकती है। अनुचित मतलब ये कि जब कोई स्किल इतनी दुर्लभ और इतनी शक्तिशाली हो तो उसे अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा। इसका इस्तेमाल कनेक्शन बनाने के लिए भी हो सकता है और मैनिपुलेशन के लिए भी। तो आखिरी सवाल ये है, जो उन पन्नों के अंत में भी एक इशारा बनकर रह गया है। जब कोई आपको इतनी गहराई और ध्यान से सुनता है कि आपको महसूस होने लगता है कि आप ही दुनिया के सबसे जरूरी इंसान हैं, तो क्या वो आपसे रिश्ता बना रहा है या फिर वो आपको कंट्रोल करने का तरीका सीख रहा है? कभी सोचा है, ट्रैफिक सिग्नल पर बगल वाली गाड़ी में बैठे अजनबी से आंखें मिलती हैं, सिर्फ 2 सेकंड के लिए। कोई शब्द नहीं, कोई इशारा नहीं, फिर भी दिमाग में एक फैसला हो जाता है, ये इंसान सही नहीं है। हाँ, एक घंटी बजती अंदर, कुछ गड़बड़ है। ये कैसे हुआ? बिना कुछ कहे दिमाग ने क्या पढ़ लिया? या शायद उसने आपको कुछ ऐसा दिखा दिया जो आप देखना नहीं चाहते थे? ये इंसानी कनेक्शन का एक छिपा हुआ विज्ञान है, एक अदृश्य भाषा जो शब्दों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। कुछ लोग इसे अनजाने में इस्तेमाल करते हैं और कुछ इसे महारत से चलाते हैं। आज हम इसी की गहराइयों में उतर रहे हैं, ये समझने के लिए कि कैसे कुछ लोग हमारे दिमाग के ताले बिना चाबी के खोल देते हैं। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम सी लगने वाली गलती से होती है। ज्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तो वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। हाँ। दिमाग में बस यही चलता रहता है, मैं क्या बोलूं या मैं कैसा दिख रहा हूं, एग्जैक्टली। क्या ये मुझे पसंद करेंगे। एग्जैक्टली। ये सारा फोकस अंदर की तरफ होता है और यही वो दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस कोड को तोड़ना जानते हैं। हाँ, और उनका सवाल मैं कैसे पसंद आऊं होता ही नहीं है। उनका पूरा का पूरा फोकस एक ही चीज पर होता है, मैं सामने वाले इंसान में सच में दिलचस्पी कैसे लूं। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, मतलब बी अ गुड लिसनर, इसमें नया क्या है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हमारे दिमाग में ना एक बहुत पुराना सोशल रडार लगा हुआ है। ये लाखों साल के एवोल्यूशन का नतीजा है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म लोगों से बात करने में। हाँ, ये रडार नकली और असली दिलचस्पी के बीच का फर्क मिलीसेकंड्स में पकड़ लेता है। ये चेहरे के भाव, आवाज के उतार चढ़ाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ स्कैन करता है। तो ये रडार क्या ढूंढ रहा होता है? ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता। ये देखता है कि क्या आप सच में सुन रहे हैं या सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उसे सिग्नल मिलता है कि सामने वाला इंसान अपने किसी एजेंडा के लिए बात कर रहा है, वो एक दीवार खड़ी कर देता है। ये मुझे ऑफिस के उस बॉस की याद दिलाता है। एक दिन आप कोई आइडिया लेके जाओ तो वो पूरे जोश से सुनते हैं, सवाल पूछते हैं और लगता है बस काम हो गया। और अगले दिन आप वैसा ही कुछ लेके जाओ और वो आपकी तरफ देखते तक नहीं, बस ठीक है कहकर बात खत्म। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद उस दूसरे दिन आप अपना आइडिया नहीं, अपनी असुरक्षा बेच रहे थे। आपका फोकस इस पर था कि उन्हें ये पसंद आएगा या नहीं। आपका रडार बंद था और उनके रडार ने मेरा सेल्फ इंटरेस्ट पकड़ लिया। उन्होंने आपकी बात नहीं, आपकी जरूरत को महसूस किया और उनका दिमाग बंद हो गया। ठीक है, तो ये तो हुई सिग्नल पढ़ने की बात। पर क्या हो अगर ये सिर्फ सुनने से कहीं ज्यादा हो? क्या हो अगर ये एक खास तरह की फ्रीक्वेंसी हो जिसे भेजना पड़ता है, एक सिग्नल जो सामने वाले के दिमाग के डिफेंस सिस्टम को ही बंद कर दे? ये अगला लेवल है। जब हमारा दिमाग किसी नए इंसान से मिलता है तो वो 2 चीजें सबसे तेजी से जांचता है, वार्मथ मतलब गर्मजोशी और कॉम्पिटेंस यानी काबिलियत, दोस्त या दुश्मन।
पहले दोस्त या दुश्मन, काबिलियत की जांच बाद में होती है। ये एक आदिम वृत्ति है। और इसका सबसे बड़ा हथियार? एक असली मुस्कान, जिसे डुशेन स्माइल कहते हैं। वो मुस्कान जो सिर्फ होठों तक नहीं, आंखों तक पहुंचती है। आंखों तक? मतलब? जब आप सच में मुस्कुराते हैं तो आपकी आंखों के कोनों पर हल्की सी सिकुड़न आती है, क्रोज फीट कहते हैं। ये एक ऐसी मांसपेशी की वजह से होता है जिससे हम जानबूझकर कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब हमारा दिमाग ये सब नोटिस कर रहा है, अनजाने में? हाँ, यही तो कमाल है। हम कॉन्शियसली शायद ध्यान न दें, पर हमारा अवचेतन मन, वो पुराना सोशल रडार, इस फर्क को तुरंत पकड़ लेता है। एक नकली मुस्कान सिर्फ मुंह का इस्तेमाल करती है और वो आराम देने के बजाय शक पैदा करती है। दिमाग को सिग्नल मिलता है कि कुछ गड़बड़ है, ये इंसान प्रामाणिक नहीं है। इसमें एक न्यूरोसाइंस वाला एंगल भी है ना, फेशियल फीडबैक वाला, कि जब हम किसी को सच में मुस्कुराते देखते हैं तो हम भी अच्छा महसूस करने लगते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का इमोशनल हैक है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, वो उस मुस्कान को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही हमारी मसल्स वो पैटर्न बनाती हैं, हमारा दिमाग भी वैसे ही केमिकल्स रिलीज करता है। हाँ, मतलब किसी की सच्ची मुस्कान आपको अच्छा महसूस करने पे मजबूर कर सकती है। ये मुझे उस भीड़ से खचाखच भरी मेट्रो की याद दिलाता है। हर चेहरे पर तनाव है, और तभी एक अजनबी की नजर आप पर पड़ती है और वो आंखों से मुस्कुरा देता है, बस एक पल के लिए। और उस एक पल में क्या होता है, सारा शोर, सारी भीड़ जैसे बैकग्राउंड में चली जाती है। हाँ, छोटा सा कनेक्शन बनता है। उस इंसान ने अभी अभी मेरे दिमाग के साथ क्या किया? उसने बिना एक शब्द कहे आपको एक सिग्नल भेजा, मैं खतरा नहीं हूं, तुम सुरक्षित हो। और जैसे ही दिमाग सुरक्षित महसूस करता है, वो कनेक्शन के लिए खुल जाता है। वाह! तो एक मुस्कान, एक नज़र किसी की भावनाओं को इस तरह कंट्रोल कर सकती है। लेकिन क्या होता है जब ये ऊर्जा फैलने लगती है? क्या हो अगर ये सिर्फ एक इंसान को प्रभावित करने के बारे में न हो, बल्कि पूरे कमरे के माहौल को नियंत्रित करने के बारे में हो? यहीं पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डरावना भी हो जाता है। इसे इमोशनल कंटेजन कहते हैं। इमोशनल कंटेजन मतलब भावनाओं का संक्रमण। हाँ, भावनाएं पर्सनल नहीं होती, वे संक्रामक होती हैं, एक वायरस की तरह। हम लगातार एक दूसरे की भावनाओं को पकड़ रहे हैं। ये भी मिरर न्यूरॉन्स की वजह से ही होता है? उसी का एक बड़ा रूप है। हाँ, जब हम किसी को कोई भावना महसूस करते देखते हैं, खुशी, गुस्सा, डर, तो हमारे दिमाग के कुछ हिस्से ठीक वैसे ही सक्रिय हो जाते हैं, मानो हम खुद वो महसूस कर रहे हों। हम सिर्फ भावना देखते नहीं, उसे पकड़ लेते हैं। जैसे वो बोरिंग सी मीटिंग जहां सब थके हुए हैं और एक इंसान कमरे में घुसता है एकदम असली ऊर्जा और उत्साह के साथ। हाँ, और वो सबसे गर्मजोशी से मिलता है, हर किसी से आंखें मिलाता है, मुस्कुराता है। उसकी एनर्जी ही अलग होती है। और कुछ ही मिनटों में कमरे का माहौल बदल जाता है। लोग सीधे होके बैठ जाते हैं, फोन नीचे रख देते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये भावनाओं का जैविक हस्तांतरण है। उस एक इंसान की ऊर्जा ने पूरे कमरे की फ्रीक्वेंसी बदल दी। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है, शायद ज्यादा सच है। सोचिए, घर पर रात के खाने की टेबल, सब चुप हैं, लेकिन एक इंसान के चेहरे पर तनाव है। हाँ, वो कुछ कह नहीं रहा, पर उसकी बेचैनी हवा में महसूस हो रही है। और धीरे धीरे हर कोई उस तनाव को महसूस करने लगता है। माहौल भारी हो जाता है, किसी को खाने में मजा नहीं आ रहा। उस एक इंसान ने बिना बोले पूरे घर के इमोशनल माहौल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये दिखाता है कि हम कितने गहरे स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे हम इसे माने या ना माने। ये सब सुनकर एक बहुत परेशान करने वाला सवाल दिमाग में आता है। अगर कोई इन सभी तकनीकों में माहिर हो जाए, एकदम केंद्रित रुचि दिखाना, एक परफेक्ट डुशेन स्माइल देना और अपनी ऊर्जा से पूरे कमरे का माहौल बदलना, तो फिर सीमा कहाँ है? कब ये कनेक्शन नियंत्रण बन जाता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। असली लड़ाई तकनीक की नहीं, नियत की है। उस मुस्कान के पीछे का मकसद क्या है? उस ध्यान के पीछे की वजह क्या है? कहा जाता है कि हमारा वो सोशल रडार नकलीपन को पकड़ लेता है, पर क्या ये सिस्टम हमेशा काम करता है? क्या ये फूल प्रूफ है? शायद नहीं। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि रडार उन सिग्नलों पर काम करता है जो उसे भेजे जाते हैं। अगर सिग्नल ही एकदम परफेक्ट हो तो अब अगर कोई इन सब में इतना माहिर हो जाए कि उसकी नकली प्रामाणिकता असली से भी ज्यादा असली लगने लगे, एक ऐसा इंसान जो किसी की भी भरोसे का ताला खोल सकता है, किसी को भी कभी भी अपना बना सकता है। हाँ, तो जरा अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचिए।
आपके दोस्त, आपके सहकर्मी, आपका परिवार, उनमें से कौन सच में आपके साथ है? और कौन सिर्फ ये खेल बहुत अच्छी तरह से खेल रहा है? मीटिंग रूम में एकदम सन्नाटा है। अभी अभी एक बहस खत्म हुई है। सारा ने अपने सारे डेटा, सारे फैक्ट्स के साथ डेविड के हर पॉइंट को गलत साबित कर दिया है। उसे एक अजीब सी खाली सी जीत का एहसास हो रहा है। पर अगर वो नजर घुमाकर देखे तो उसे दिखेगा डेविड की झुकी हुई नजरें, भींचे हुए होंठ, कमरे में बैठे दूसरे लोगों की बेचैनी। उसे लगेगा कि उसने एक बहस जीती है, पर वो ये नहीं जानती कि उसने अनजाने में एक जंग शुरू कर दी है। एक ऐसी जंग जो अब हर रोज खामोशी से लड़ी जाएगी, मेमो में, कॉफी मशीन के पास, और हर उस नजर में जो अब उस पर आकर टिकेगी। हम सबको यही लगता है कि बहसें तथ्यों और तर्क से जीती जाती हैं, या पर शायद ये इंसान के दिमाग को समझने में हमारी सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती। हाँ, क्योंकि जब कोई हमारे विचारों को चुनौती देता है तो ये सिर्फ विचारों पर हमला नहीं होता। ये पहचान पर हमला होता है। एग्जैक्टली, ये हमारे अहम पर, हमारी पहचान पर हमला होता है। डेविड को मीटिंग में ये महसूस नहीं हुआ कि उसका लॉजिक कमजोर था। उसे महसूस हुआ कि भरी मीटिंग में उसकी इज्जत कम हो गई, उसकी काबिलियत पर सवाल उठाया गया। और इंसान का दिमाग लॉजिक की हार बर्दाश्त कर सकता है, पर इज्जत की हार कभी नहीं भूलता। बिल्कुल। ये हर जगह होता है। मुझे याद है, दो जिगरी दोस्त थे बचपन से साथ। एक दिन किसी फिल्म के डायरेक्टर को लेकर मामूली सी बहस हो गई। एक दोस्त ने तुरंत गूगल करके फैक्ट्स दिखा दिए, साबित कर दिया कि वो सही था। बहस तो 5 मिनट में खत्म। पर उस जीत के साथ ही दोनों के बीच एक अनकही, एक शीशे की दीवार खड़ी हो गई। वो दोस्ती पहले जैसी कभी नहीं रही। क्योंकि वो बहस वो उस डायरेक्टर के बारे में थी ही नहीं। वो इस बारे में थी कि कौन ज्यादा जानता है। हाँ, या किसकी राय ज्यादा मायने रखती है। और जब किसी को यह महसूस कराया जाता है कि वो कम है, तो वो उस अपमान को एक जख्म की तरह याद रखता है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, हमारा दिमाग एक आम सी असहमति को एक निजी हमले की तरह क्यों देखता है? इतना डिफेंसिव क्यों हो जाता है? इसका जवाब सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं, बायोलॉजी में भी है। अच्छा? जैसे ही कोई हमारी बात काटता है, हमारे दिमाग का एक बहुत पुराना आदिम हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वो एमिगडाला वाला हिस्सा, दिमाग का खतरे का अलार्म सिस्टम। हाँ, और उसके लिए एक भालू से खतरा और एक तर्क से खतरा, दोनों एक बराबर हैं। और यहीं पर दिमाग हाईजैक हो जाता है ना? बिल्कुल। जैसे ही अमिगडाला एक्टिवेट होता है, वो हमारे दिमाग के सोचने समझने वाले तर्क संगत हिस्से को, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, लगभग बंद कर देता है। तो सारा का हर नया फैक्ट, हर नया डेटा पॉइंट डेविड के दिमाग के लिए एक और पत्थर की तरह था। हाँ, जो वो अपनी दीवार को ऊंचा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। आप जितने ज्यादा मजबूत तर्क देंगे, सामने वाले का दिमाग उतनी ही मजबूती से अपनी बात पर अड़ेगा। एग्जैक्टली। वो आपकी दलीलें सुन ही नहीं रहा, वो खुद को बचाने के लिए जवाबी हमला तैयार कर रहा है। ये तो उस साइलेंट ट्रीटमेंट जैसा है जो अक्सर भारतीय घरों में देखने को मिलता है। हाँ हाँ। किसी बहस में हारने के बाद एक सदस्य पूरी तरह खामोश हो जाता है, खाना खाएगा, टीवी देखेगा, पर आपसे बात नहीं करेगा। और वो चुप्पी हार मानना नहीं है। नहीं, वो एक पैसिव अग्रेसिव जवाबी हमला है। उस खामोशी में एक तूफान छिपा होता है, जो चीख चीख कर कह रहा होता है, तुमने मुझे नीचा दिखाया है और अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। और ये कीमत बहुत बड़ी होती है। लेकिन ये दिमाग की सिर्फ आत्मरक्षा नहीं है, ये उससे भी ज्यादा गहरा है। मतलब? इसके पीछे एक और छुपा हुआ डर काम कर रहा होता है। डर अपनी पहचान खोने का। पहचान? एक छोटी सी बहस से पहचान कैसे खतरे में आ सकती है? क्योंकि हमारी मान्यताएं, हमारे विचार, वो सिर्फ विचार नहीं होते हैं, धीरे धीरे वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ से ज्यादा मैं ऐसी हूँ बन जाता है। एग्जैक्टली। मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं लेफ्ट विंगर या राइट विंगर हूँ। मैं सिर्फ एक तरीके से काम करना पसंद नहीं करता, मैं एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट हूँ। तो जब आप इस पहचान को चुनौती देते हैं, तो अपनी गलती मानना सिर्फ एक तथ्य को स्वीकार करना नहीं रह जाता। वो तो अपनी पहचान के हिस्से को तोड़ने जैसा हो गया। हाँ, और ये मनोवैज्ञानिक कीमत इतनी ज्यादा होती है कि लोग इससे बचने के लिए कुछ भी करेंगे। जैसे वो सीनियर मैनेजर जिसने सालों की मेहनत से अपनी इंडस्ट्री एक्सपर्ट की इमेज बनाई है। हाँ। जब एक जूनियर लड़की एक नया अनोखा आइडिया लेकर आती है जो उसके पुराने तरीकों को चुनौती देता है, तो वो मैनेजर उस आइडिया में सिर्फ कमियां नहीं देखता, वो अपनी कुर्सी को खतरा महसूस करता है। अपनी पहचान को। वो उस लड़की के आइडिया को बुरी तरह खारिज कर देगा, शायद सबके सामने उसकी बेइज्जती भी कर दे, और ये साबित करने के लिए कि यहाँ असली एक्सपर्ट मैं हूँ।
और वो बहस तो जीत जाएगा। हाँ, वो बहस जीत जाएगा, पर कंपनी एक बेहतरीन आइडिया खो देगी वो लड़की अपना आत्मविश्वास खो देगी। और टीम का कल्चर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। और आज तो ये लड़ाई सिर्फ एक कमरे में नहीं होती, ये तो एक डिजिटल कुरुक्षेत्र में हर सेकंड लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया की बहसों को देखिए। वहां तो कोई किसी को फैक्ट्स और सबूतों से गलत साबित करने की कोशिश करता है, पर क्या कभी किसी ने लिखा है, हाँ आपकी बात में दम है, मेरी सोच गलत थी, मैं इसे बदल रही हूँ? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां एक अनदेखी भीड़ देख रही होती है। पब्लिक अपमान। पब्लिक अपमान, अपनी डिजिटल पहचान की मौत है वो। इसलिए लोग अपनी बात को नहीं, अपनी इज्जत को बचा रहे होते हैं। ये तो समाज में होने वाली गॉसिप की तरह है। बिल्कुल। एक बार किसी के बारे में कुछ कह दिया गया तो सच क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। लोग अपनी उस पब्लिक इमेज को बचाने के लिए लड़ते हैं। इस लड़ाई में रिश्ते टूटते हैं, मानसिक शांति भंग होती है। और कोई जीतता नहीं है, हर कोई हारता है। तो इसका मतलब हम एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए दिमागी तौर पर प्रोग्राम किए गए हैं जिससे हम जीत ही नहीं सकते। और जीतने की हर कोशिश में हम वो सब कुछ खो देते हैं जो कीमती है, रिश्ते, विश्वास, शांति। ये तो बहुत निराशाजनक बात है। तो फिर करें क्या? चुप रहें, हर गलत बात को मान लें? इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक दूसरा रास्ता है, एक ऐसा तरीका जहां आपको बहस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। जहां प्रभाव और सहमति एक अलग ही तरीके से हासिल की जाती है। पर उस रास्ते पर चलने के लिए आपको उस एक चीज को छोड़ना होगा जिसकी भूख आपके अहम को सबसे ज्यादा है। और वो क्या है? सही होने का नशा। द इंटॉक्सिकेशन ऑफ बीइंग राइट। सही होने का नशा। हमें बहस इसलिए नहीं जीतनी होती कि सच सामने आए। हमें बहस इसलिए जीतनी होती है ताकि हम खुद को सही साबित कर सकें। जिस पल आप इस नशे को छोड़ देते हैं, खेल के नियम बदल जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये नशा छोड़ दिया। मैं मीटिंग में सारा की जगह हूं और डेविड गलत तर्क दे रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं उसे सीधे सीधे गलत नहीं कह सकती क्योंकि उसका दिमाग डिफेंसिव मोड में चला जाएगा। तो मेरे पास क्या विकल्प है? पहला और सबसे शक्तिशाली विकल्प, बयान देने की बजाय सवाल पूछिए। सवाल पूछिए? हाँ, इसे सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। सारा ये कहने की बजाय कि तुम्हारा डेटा गलत है, ये पूछ सकती थी, डेविड ये दिलचस्प है, क्या हम इस डेटा को इस दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं? या मुझे ये समझने में मदद करो कि हम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? एग्जैक्टली। ये हमला नहीं लगता, ये सहयोग लगता है। आप उसे जवाब नहीं दे रहे, आप उसे सोचने की प्रक्रिया में शामिल कर रहे हैं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर असल में बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। जब आपको पता हो कि आप सही हैं, तो सवाल पूछने की बजाय सीधा जवाब देना ज्यादा नेचुरल लगता है। लेकिन आपके कहने का मतलब है कि सवाल पूछकर आप सामने वाले के दिमाग का वो अलार्म सिस्टम बजने से रोक रहे हैं। बिल्कुल, आप उसके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने वाले दिमाग को एक्टिवेट कर रहे हैं, न कि एमिगडेला यानी लड़ने वाले दिमाग को। ठीक है, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका है जिसे स्टील मैनिंग कहते हैं। स्टील मैनिंग? ये स्ट्रॉ मैनिंग का उल्टा है। टीवी डिबेट्स में लोग अक्सर सामने वाले की दलील का सबसे कमजोर, सबसे बेतुका वर्जन बनाकर उस पर हमला करते हैं। उसे स्ट्रॉ मैन कहते हैं। हाँ, ये तो रोज देखते हैं। किसी की पूरी बात से एक छोटा सा हिस्सा निकालकर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना। स्टील मैनिंग इसका ठीक उल्टा है। आप सामने वाले की दलील को खुद और मजबूत बनाते हैं। अच्छा, मतलब? आप कहते हैं, अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं तो आपका पॉइंट ये है, और ये एक बहुत वैलिड चिंता है, क्योंकि इसका असर, क्या मैंने आपको सही समझा? इससे क्या होगा? दो चीजें होती हैं। पहला, सामने वाले को लगता है कि उसे सुना और समझा गया है, उसका डिफेंस नीचे आ जाता है। दूसरा, आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आप उसकी असली दलील से बहस कर रहे हैं, ना कि किसी गलतफहमी से। ये तो एक तरह से सामने वाले को इज्जत देना हुआ। और इज्जत एक ऐसी करेंसी है जो हर दिमाग को स्वीकार है। ठीक है, और तीसरा तरीका? तीसरा और सबसे इमोशनल तरीका है फील फेल्ट फाउंड का। फील फेल्ट फाउंड, ये क्या है? आप कहते हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। यहां आप उसकी भावना को मान्यता देते हैं। फिर जब ये आइडिया पहली बार मेरे सामने आया था तो मुझे भी ठीक ऐसा ही फेल्ट हुआ था। यहां आप उसके साथ एक कॉमन ग्राउंड बनाते हैं। अच्छा, उसे अकेला महसूस नहीं होने देते। एग्जैक्टली। लेकिन फिर मैंने जब इस पर और रिसर्च की तो मैंने फाउंड किया कि, और यहां आप धीरे से एक नया नजरिया पेश करते हैं। आपने उसे गलत नहीं कहा, आपने बस अपनी यात्रा साझा की। हाँ, आपने उसे लेक्चर नहीं दिया, आपने हमदर्दी दिखाई। तो हमारे पास 3 रास्ते हैं: सवाल पूछना, उसकी दलील को मजबूत करना और उसकी भावनाओं को समझना। हाँ, पर इन सब में एक बात कॉमन है। क्या?
इन तीनों तरीकों में आपका फोकस जीतने से हटकर समझने और जुड़ने पर चला जाता है। और जब आप जुड़ जाते हैं तो प्रभाव अपने आप पैदा होता है। लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे दिमाग में है। ये सब तरीके तब काम करेंगे जब सामने वाला कम से कम बात करने को तैयार हो, पर तब क्या करें जब सामने वाला लड़ने पर ही तुला हो? हाँ, जब वो आपको गलत समझने की ठान चुका हो, जब वो सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए बहस कर रहा हो, तब क्या? तब आपको एक कड़वा सच स्वीकार करना होगा। कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं होती। कुछ लोगों को आप कभी नहीं मना सकते, क्योंकि उनका इरादा सच जानना है ही नहीं। उनका इरादा सिर्फ अपनी पहचान की रक्षा करना है, चाहे वो कितनी भी खोखली क्यों ना हो। ऐसे में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, लड़ाई शुरू ही न करना। हाँ, यानी पीछे हट जाना। पीछे हटना नहीं, चुनना। अपनी मानसिक शांति और अपनी ऊर्जा को चुनना। आपको ये तय करना होगा कि क्या ये बहस आपकी ऊर्जा के लायक है? क्या इससे कुछ बदलेगा, या आप सिर्फ एक ऐसे ब्लैक होल में अपनी ताकत फेंक रहे हैं जो सब कुछ निगल जाएगा? कभी कभी सबसे समझदारी का काम होता है खामोशी से मुस्कुराकर वहां से हट जाना। आपकी खामोशी आपकी हार नहीं, आपकी समझदारी का सबूत होती है। तो अब हमारे पास एक पूरा टूल किट है। हाँ, हम जानते हैं कि बहसें क्यों नाकाम होती हैं, क्योंकि वो तर्क पर नहीं, पहचान पर लड़ी जाती हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इसे कैसे बदला जा सकता है। सवाल पूछकर, समझकर और जुड़कर। और ये भी कि कब लड़ाई से दूर हो जाना है। ऐसा लगता है जैसे हमें एक सुपर पावर मिल गई है। हाँ, ये एक सुपर पावर की तरह ही है। लेकिन हर सुपर पावर के साथ एक छिपा हुआ खतरा भी आता है। खतरा? कैसा खतरा? अब आप जानते हैं कि लोगों के डिफेंस मैकेनिज्म को कैसे बाईपास करना है। आप जानते हैं कि उनके अहम को चोट पहुंचाए बिना उन पर प्रभाव कैसे डालना है। ये तकनीकें दूसरों को समझने के लिए हैं, उन्हें बेहतर बनाने के लिए हैं। पर क्या हो अगर कोई इन्हें दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करने लगे? अपनी बात मनवाने के लिए। हाँ, जब आप किसी के दिमाग का ताला खोलना सीख जाते हैं तो सवाल ये नहीं रह जाता कि ताला कैसे खोलें। सवाल ये बन जाता है कि अंदर जाके आप क्या करेंगे। आप कह रहे हैं कि प्रभाव और हेरफेर के बीच की लाइन बहुत पतली है। बहुत पतली। और जब आपके हाथ में ये शक्ति आती है तो आपको हर रोज ये चुनाव करना पड़ता है कि आप कौन बनना चाहते हैं। एक ऐसा इंसान जो पुल बनाता है, या एक ऐसा इंसान जो दूसरों के दिमाग में छुपकर घुसकर अपना एजेंडा पूरा करता है। ये असली लड़ाई है, जो दूसरों से नहीं, खुद से लड़ी जाती है। और इस लड़ाई का कोई आसान जवाब नहीं है। चलिए एक सीन से शुरू करते हैं। ऑफिस का वॉशरूम। एक मैनेजर शीशे में देख रहा है, पर उसे अपना चेहरा नहीं दिख रहा। उसे अपनी टीम के चेहरे दिख रहे हैं, थके हुए, नाराज, चुप। नल चल रहा है, पर उसे सिर्फ अपने दिमाग का शोर सुनाई दे रहा है। वो अभी एक मीटिंग से आया है जहां उसने अपनी टीम को एक नामुमकिन सी डेडलाइन के लिए मजबूर किया, और अब शीशे में उससे अपनी कामयाबी नहीं, एक हार नजर आ रही है। वो बस जम गया है। और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, मैंने तो वही किया जो जरूरी था, जो कंपनी के लिए सही था। तो फिर ये एहसास ऐसा क्यों है जैसे मैंने कुछ तोड़ दिया है, जैसे कोई चीज हमेशा के लिए बदल गई है। ये सिर्फ काम का दबाव नहीं है, ये कुछ और है। ये उस अदृश्य शक्ति का एहसास है जो हुक्म मानने से इनकार कर देती है, भले ही जुबान से हाँ निकल रहा हो। हाँ, वो हाँ जो असल में हाँ होता ही नहीं है। वो एक तरह का सरेंडर होता है, समझौता नहीं। और यहीं से शायद मनोविज्ञान का दरवाजा खुलता है। हम सोचते हैं कि हमने किसी को काम करने के लिए मना लिया है, पर असल में हमने शायद उन्हें बस चुप करा दिया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, इंसान मशीन नहीं है। जब उन्हें कोई आदेश देता है ना, तो वो सिर्फ काम नहीं करते, वो महसूस भी करते हैं। और उनके अंदर एक बहुत ही बुनियादी चीज टूटती है, उनकी मर्जी, उनका चुनाव करने का हक। अच्छा। इसे मनोविज्ञान की भाषा में ऑटोनॉमी या स्वायत्तता की जरूरत कहते हैं। यह हमारी एक क्या कहते हैं, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है। ये महसूस करना कि हमारे एक्शन हमारे अपने हैं। मतलब ये एहसास कि मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ, सिर्फ एक पैसेंजर नहीं। बिल्कुल। और जैसे ही कोई हमारे स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखता है, हमारा दिमाग चुपचाप बगावत शुरू कर देता है। बगावत? हाँ, पर ये जरूरी नहीं कि खुली हो। ये काम धीरे करने में दिख सकती है, या गलतियां करने में, या बस इमोशनली उस काम से कट जाने में। इसे साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस कहते हैं, वो अंदरूनी धक्का जो हमें अपनी आज़ादी बचाने के लिए उकसाता है। ये तो बिल्कुल घर घर की कहानी लगती है, उस ड्राइंग रूम की तरह जहां सब चुप हैं, पर हवा में इतना तनाव है कि आप उसे काट सकते हैं।
जहाँ पापा के एक हुक्म पर बेटा काम तो कर देता है, पर फिर दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। और ये खामोश जंग हर घर, हर ऑफिस में लड़ी जाती है। और ये जंग बहुत महंगी पड़ती है। बहुत ज्यादा। सवाल ये नहीं है कि लोग आपका काम करेंगे या नहीं, सवाल ये है कि काम करते वक्त वो आपके साथ होंगे या आपके खिलाफ। तो उस मैनेजर की कहानी पर वापस आते हैं। उसके पास क्या रास्ता था? 2 रास्ते थे। पहला जो उसने चुना, मुझे ये काम सोमवार तक चाहिए, इसे तुम्हें ही करना है। ये क्या है? एक हुक्म। इसमें कोई चॉइस नहीं है। कोई चॉइस नहीं, कोई सम्मान नहीं। और दूसरा रास्ता हो सकता था, तुम्हारा पिछला काम बेहतरीन था और मुझे लगता है कि इस नए क्लाइंट के लिए तुम्हारी स्किल्स एकदम सही हैं। टीम पर पहले से ही काफी लोड है, पर क्या तुम इस जिम्मेदारी को लेना चाहोगे? ये एक मौका है। हाँ, ये एक मौका है। पर एक मिनट, क्या ये हमेशा काम करता है? कभी कभी डेडलाइन तो डेडलाइन होती है। क्या उस वक्त ये अवसर देने की बात थोड़ी बनावटी नहीं लगेगी? बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब नियत में छपा है। यहाँ पॉजिटिव फ्रेमिंग का सिद्धांत काम करता है। हमारा दिमाग क्या मिलेगा पर ज्यादा ध्यान देता है, बजाय क्या देना पड़ेगा के। अच्छा। जब हम हुक्म देते हैं तो हम उसे बताते हैं कि उसे अपना वक्त और आराम देना पड़ेगा। ये एक नुकसान जैसा लगता है। पर जब हम अवसर देते हैं तो हम उसे दिखाते हैं कि उसे क्या मिलेगा। इज्जत, पहचान, आगे बढ़ने का मौका। मतलब अगर आपकी नीयत सच में उसे आगे बढ़ते देखने की है तो वो बनावटी नहीं लगेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर ये सिर्फ काम निकलवाने की एक ट्रिक है तो लोग उसे तुरंत पकड़ लेंगे। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये दिमाग के काम करने के तरीके को समझना है। जैसे वो पिता और टीनेज बच्चे वाला रिश्ता। एक पिता कहता है, आलस छोड़ो और घर के काम में हाथ बढ़ाओ। और नतीजा? बगावत, बहस, दरवाजे पटकना। क्योंकि यहाँ फ्रेमिंग नेगेटिव है, आलोचना है। और दूसरा पिता कहता है, चलो मिलकर सोचते हैं कि घर को बेहतर कैसे चलाया जाए, तुम्हारी आइडियाज क्या हैं? यहाँ नतीजा बातचीत होती है, सहयोग होता है। क्योंकि यहाँ फ्रेमिंग सकारात्मक है, एक साझा समस्या, एक साझा समाधान। तो शब्द एक चाबी की तरह होते हैं, कुछ ताले खोलते हैं और कुछ नए ताले लगा देते हैं। लेकिन मुझे उस बात पर वापस आना है जो आपने कही कि लोग चालाकी पकड़ लेते हैं। क्या हो अगर कोई आपको चाबी देकर ये यकीन दिलाए कि दरवाजा खुल रहा है, जबकि असल में वो आपको एक और गहरे कमरे में बंद कर रहा हो? ये तब होता है जब इन तकनीकों का इस्तेमाल ईमानदारी से नहीं बल्कि चालाकी से किया जाता है। और यहीं पर असली लीडरशिप का टेस्ट होता है। बात सिर्फ बाहरी दबाव से हटकर अंदर की आग जलाने की है, जिसे हम इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं। अंदर की आग। हाँ, लोगों से वो काम करवाना जो वो खुद करना चाहें। सुनने में तो जादू जैसा लगता है। ये होता कैसे है? ये कोई मोटिवेशनल भाषण तो नहीं हो सकता? नहीं, ये भाषण बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, काम को उनके मूल्यों से जोड़ना। मूल्यों से? मतलब अगर कोई इंसान पर्यावरण की परवाह करता है तो उसे कंपनी की सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दो। अब वो सिर्फ एक काम नहीं कर रहा, वो अपने एक विश्वास को जी रहा है। समझिए। तो काम और उसकी पहचान एक हो जाते हैं। हाँ। और दूसरा, उसे बड़ी तस्वीर दिखाना। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर से पूछें कि वो क्या कर रहा है तो वो कहेगा, मैं ईंटें जोड़ रहा हूं। पर एक अच्छा लीडर उसे ये महसूस कराता है कि तुम एक अस्पताल बना रहे हो जहां जानें बचाई जाएंगी। ये सिर्फ नौकरी नहीं, एक मिशन है। बिल्कुल। और तीसरा, ग्रोथ का मौका देना। किसी जूनियर को एक बड़ी प्रेजेंटेशन देने के लिए कहना, ये कहकर कि मुझे पता है ये थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन इससे तुम्हारे करियर को जो फायदा होगा वो बहुत बड़ा है। मैं यहां हूं तुम्हारी मदद के लिए। आप उसके डर को उत्साह में बदल रहे हैं। और आप उस पर भरोसा दिखा रहे हैं। और इंसान भरोसे पर खरा उतरने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन इन सब में एक चीज बहुत नाजुक है, सच्चाई। और यहीं पर मुझे लगता है कि अक्सर मैनेजर्स चूक जाते हैं। यहीं सच्ची तारीफ और चापलूसी का फर्क सामने आता है। हाँ, मतलब चापलूसी और सच्ची तारीफ में फर्क तो कोई भी पकड़ सकता है ना। कहाँ होती वो लाइन? वो लाइन बहुत साफ होती है और इंसान के अंदर उसे पकड़ने का एक बहुत बारीक डिटेक्टर होता है। जब तारीफ सच्ची नहीं लगती तो वो सम्मान नहीं बल्कि शक पैदा करती है। जैसे वो बहुत अच्छा काम किया वाला जुमला। हाँ, एक खोखला वाक्य, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन उस रिपोर्ट को देर रात रुककर पूरा करने के लिए शुक्रिया। तुमने जो डेटा के ट्रेंड्स पकड़े उसकी वजह से क्लाइंट के सामने हमारी बात ज्यादा वजनदार लगी। ये सच्ची तारीफ है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। ये बताती है कि काम का असर क्या हुआ। बिल्कुल। मुझे याद है, मेरे एक पुराने बॉस थे,
वो हमेशा कहते थे गुड जॉब, बस। शुरू में अच्छा लगता था, पर कुछ हफ्तों बाद उस गुड जॉब का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। वो शब्द खोखले हो गए थे। और जब तारीफ के पीछे एक छुपा हुआ एजेंडा होता है तो वो और भी खतरनाक हो जाती है। उस ऑफिस मीटिंग की कल्पना कीजिए जहां बॉस किसी की झूठी तारीफ के पुल बांधता है और उसके बाद हवा में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। सबको पता है कि इस तारीफ के पीछे कोई बड़ी मांग छुपी है। हाँ, वो तारीफ एक पुल नहीं, एक जाल लगती है। और एक बार जब लोग उस जाल को पहचान लेते हैं तो फिर भरोसा वापस जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नामुमकिन, क्योंकि विश्वास कांच की तरह होता है। एक बार उस पे शक की खरोच आ जाए तो फिर हर रोशनी में दरार ही नजर आती है। सही बात है। और सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो आपको ये यकीन दिला दें कि दरार ही डिजाइन है। अच्छा, तो हमने प्रेरणा की बात की, तारीफ की बात की, लेकिन असल दुनिया में तो अक्सर इसका उल्टा होता है। मैनेजर कुछ कहता है और टीम या तो चुप हो जाती है या डिफेंसिव। ऐसा क्यों होता है? इसे मनोविज्ञान में डिफेंसिवनेस कहते हैं। ये एक बहुत ही आदिम इंस्टिंक्ट है। जब कोई हमारी आलोचना करता है या हमें कम आंकता है तो हमारा दिमाग समस्या सुलझाने वाले मोड से हटकर खुद को बचाने वाले मोड में चला जाता है। भले ही वो 100% सही हो, वो कभी भी मनचाहा बदलाव नहीं लाती। कभी नहीं। वो बस सामने वाले को एक ऐसे मनोवैज्ञानिक कोने में धकेल देती है जहां वो आपकी बात सुनने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए खड़ा होता है। विरोध करना, चुप हो जाना, बहस करना, ये जिद्दीपन नहीं है। ये आत्मरक्षा का तरीका है। हाँ, ये किसी के मन का, उसकी आत्मा का आत्मरक्षा का तरीका है। तो उस मैनेजर की कहानी पर वापस लौटते हैं जो वॉशरूम में खड़ा है। उसे शीशे में अब अपनी नहीं बल्कि उस कर्मचारी की शक्ल दिख रही है जिसकी उसने अभी-अभी मीटिंग में सबके सामने आलोचना की थी। उस चेहरे पर गलती का पछतावा नहीं है, उस पर एक गहरी चोट और खामोशी है। जब हम किसी की गलती बताते हैं तो हमें लगता है कि हम एक कमी को दूर कर रहे हैं, पर असल में हम एक दीवार बना रहे होते हैं। एक ऐसी दीवार जिसके उस पार का इंसान हमें फिर कभी साफ साफ दिखाई नहीं देता। और इंसान का मन वो उन दीवारों को कभी नहीं भूलता। एक आदमी है, सुबह ऑफिस के लिए ड्राइव कर रहा है, रेड लाइट पर रुका है, चारों ओर हॉर्न का शोर है, गाड़ियों की आवाज, मतलब बाहर की दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर सब कुछ जैसे थम गया है। और अचानक उसे महसूस होता है कि उसकी पूरी जिंदगी बचपन से लेकर अब तक एक फिल्म की तरह तेजी से रिवाइंड हो रही है। पूरी जिंदगी? हाँ, स्कूल का वो दिन जब टीचर ने उसका उठाया हुआ हाथ अनदेखा कर दिया था, पहली जॉब का प्रेजेंटेशन जिसके बाद बॉस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, हर वो पल जब उसकी मौजूदगी किसी को महसूस नहीं हुई, एक एक करके सामने आ रहा है। ये कोई याद नहीं है, ये एक एहसास है, अदृश्य होने का एहसास। हाँ बिल्कुल। और यहीं से हमारी आज की बातचीत शुरू होती है। ये जो जरूरत है ना महत्वपूर्ण महसूस करने की, द नीड फॉर सिग्निफिकेंस, ये इंसान की सबसे गहरी भूख है। एक अदृश्य धागे की तरह है ना? बिल्कुल, एक अदृश्य धागा जो हमारी हर हरकत को कंट्रोल करता है और हम में से ज्यादातर लोग इससे अनजान हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आप मुंबई की लोकल ट्रेन में हैं। अच्छा उदाहरण है। हजारों लोग हैं, धक्के लग रहे हैं, आप भीड़ का हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से अकेले और अदृश्य महसूस कर सकते हैं। कोई आपको एक इंसान की तरह नहीं देख रहा। हाँ, बस एक और शरीर जो जगह घेर रहा है। और ये भूख इतनी असली है कि हमारा दिमाग इसके लिए तरसता है। लेकिन बाजार में जैसे हर असली चीज का होता है, इसका भी एक सस्ता नकली रूप मिलता है और हम अक्सर उसे ही असली समझ बैठते हैं। और यहीं से सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है। ओके, तो चलिए इस धोखे को समझते हैं। चापलूसी, फ्लैटरी। हाँ, ये सुनने में तारीफ जैसा लगता है पर है मीठे जहर जैसा। हम सब ने अपने ऑफिस में उस एक सहकर्मी को देखा है। हाँ बिल्कुल, जो सबसे मीठी मीठी बातें करता है, बॉस के हर छोटे काम पर कहेगा सर जीनियस आइडिया है। हर किसी की झूठी तारीफ, वाह क्या काम किया है, आपसे बेहतर कोई नहीं। हाँ, लेकिन सबको पता है कि इन शब्दों के पीछे एक एजेंडा है। वो तारीफ अंदर से खोखली महसूस होती है ना? बिल्कुल। और यहीं पर सच्ची तारीफ मतलब अप्रिसिएशन और चापलूसी के बीच का जो बारीक फर्क है वो समझना जरूरी है। क्या है वो फर्क? देखिए, सच्ची तारीफ हमेशा स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट। हाँ, वो एक गहरे ऑब्जर्वेशन पर आधारित होती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से कहती है, आज तुमने सब्जी में नमक बिल्कुल सही डाला है, न कम न ज्यादा। इस एक वाक्य में ध्यान है, वास्तविकता है,
उसने उस काम को होते हुए देखा है, उसे महसूस किया है। और चापलूसी इसके ठीक उल्ट है। एकदम उलट। वो अस्पष्ट और बनावटी होती है, जनरल एंड इनसिंसियर। जैसे कोई रिश्तेदार कह दे, तुम तो हर काम में कमा लो। हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत सुना है। ये एक खाली बयान है, इसमें कोई गहराई नहीं है। ये एक तरह का लेन देन है, भावना नहीं। लेकिन क्या हम इसे हमेशा पकड़ पाते हैं? कभी कभी शायद हम धोखा खाना चाहते हैं, खासकर जब तारीफ के लिए भूखे हो। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, जब हम बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस करते हैं तो शायद हम चापलूसी को सच मान लें, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए। हाँ, हम इंसानों के अंदर एक बहुत शक्तिशाली अंदरूनी डिटेक्टर होता है। जब किसी के शब्द उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी आंखों से मेल नहीं खाते तो हमारा दिमाग तुरंत एक खतरे का सिग्नल देता है। पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, ये वैसे ही है जैसे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में एक आंटी होती हैं जो हर मैसेज पर वही एक ब्लेस्ड वाला स्टिकर भेजती हैं। हाँ हाँ हाँ, कुछ समय बाद उस स्टिकर का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो खोखला हो जाता है। सही बात है। तो एक बार कोई चापलूसी करते हुए पकड़ा गया तो उस पर से भरोसा हमेशा के लिए उठ जाता है। विश्वास कांच की तरह है, चापलूसी उस पर एक स्थायी दरार डाल देती है। आप उस व्यक्ति को फिर कभी उसी नजर से नहीं देख सकते। नुकसान। लेकिन इसका उल्टा क्या है? जब कोई सच्ची तारीफ करता है, जब कोई सच में आपकी मेहनत को देखता है, तो क्या ये सिर्फ एक अच्छा एहसास देके खत्म हो जाता है? नहीं, यहीं से बात और गहरी हो जाती है। सच्ची तारीफ सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं है, ये एक शक्तिशाली साइकोलॉजिकल टूल है जो इंसान के व्यवहार और उसकी पहचान को जड़ से बदल सकता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण चार्ल्स श्वाब का है। हाँ, स्टील इंडस्ट्री के बादशाह। उनसे पूछा गया कि उनकी सबसे बड़ी काबिलियत क्या है। उन्होंने कहा, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति लोगों में उत्साह भरने की मेरी क्षमता है। सराहना और प्रोत्साहन। हाँ, वो कहते थे कि वो कभी किसी की आलोचना नहीं करते, बल्कि लोगों को काम करने के लिए इंस्पायर करने में विश्वास रखते हैं। जो बात वो सहज रूप से कह रहे थे, मनोविज्ञान में उसे रिफ्लेक्टेड अप्रेजल प्रोसेस कहते हैं। ओके, ये क्या है? मतलब बहुत सरल है। हम खुद को वैसा ही देखने लगते हैं जैसा दूसरे हमें देखते हैं, खासकर वो लोग जिनकी हम इज्जत करते हैं। अच्छा। अगर किसी को लगातार उसकी क्रिएटिविटी के लिए सराहा जाए तो वो धीरे धीरे खुद को एक इनोवेटर मानने लगता है और फिर वैसा ही व्यवहार भी करता है। तो ये तारीफ सिर्फ बाहरी प्रेरणा नहीं रहती? नहीं, ये उसका एक आंतरिक मूल्य, एक सेल्फ बिलीफ बन जाती है, और ये व्यवहार बदलने का सबसे परमानेंट तरीका है। इसे एक भारतीय परिवार के संदर्भ में देखते हैं। एक पिता अपनी बेटी को चुपचाप अपने छोटे भाई को होमवर्क में मदद करते हुए देखता है। वो उसे सबके सामने नहीं, बल्कि बाद में अकेले में बुलाकर कहता है, मैंने देखा कि तुम बिना कहे अपने भाई की मदद कर रही हो। ये तुम्हारी परिपक्वता दिखाता है। मुझे तुम पर गर्व है। इस एक पल में जो हुआ वो बहुत शक्तिशाली है। कैसे? ये तारीफ सिर्फ उस एक काम को मजबूत नहीं कर रही, ये उस बेटी के आत्मसम्मान को बढ़ा रही है, पिता के साथ उसके रिश्ते को गहरा कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि वो खुद को एक जिम्मेदार इंसान के रूप में देखने लगेगी। बिल्कुल, उसका सेल्फ इमेज बदल गया। हो सकता है सालों बाद जब वो टीम लीडर बने तो उसकी यही पहचान उसकी सफलता का कारण बने, जिसकी नींव उस एक तारीफ ने रखी थी। ये एक्स्ट्रा माइल वाली बात मुझे मेरे पहले जॉब की याद दिलाती है। मेरे मैनेजर ने एक बार सबके सामने मेरे एक छोटे से कोड ऑप्टिमाइजेशन की तारीफ की थी। वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, पर उसके बाद महीनों तक मैं ये सोच के काम करती थी कि मेरा काम देखा जा रहा है। वो वाकई फ्यूल की तरह काम करता है। एग्जैक्टली। मनोविज्ञान में इसे डिस्क्रिशनरी एफर्ट कहते हैं। मतलब किसी काम को सिर्फ पूरा करने और उसे असाधारण ढंग से करने के बीच का अंतर। कमिटमेंट और कंप्लायंस का फर्क। हाँ, ये अतिरिक्त प्रयास, ये एक्स्ट्रा माइल तभी आता है जब व्यक्ति को लगे कि उसके काम को महत्व दिया जा रहा है। आजकल जिसे क्वाइट क्विटिंग कहते हैं, वो एक्चुअली इसी डिस्क्रिशनरी एफर्ट का गायब हो जाना है। क्योंकि लोगों को लगता है कि उनके अतिरिक्त प्रयास को कोई देख ही नहीं रहा। बिल्कुल। ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है जब सब सही हो रहा हो, लेकिन तब क्या होता है जब ये जरूरत पूरी नहीं होती? जब तारीफ की जगह एक भारी चुभने वाली चुप्पी ले लेती है, तब हम एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक इलाके में दाखिल होते हैं। रिश्तों में तारीफ का गायब होना भावनात्मक भुखमरी की तरह है। इमोशनल स्टार्वेशन। हाँ, सोचिए एक शादी के बारे में। शुरुआत में जो बातें तारीफ के लायक थी वो धीरे धीरे उम्मीद बन जाती हैं, एक्सपेक्टेशन। जो चीज कभी तारीफ की वजह थी अब वो फर्ज बन जाती है। सही कहा। पति पत्नी एक दूसरे के योगदान को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। They start taking each other for granted। और ये चुप्पी, ये तो झगड़े से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। कहीं ज्यादा खतरनाक।
ये चुप्पी धीरे धीरे कड़वाहट पैदा करती है। दोनों को अंदर ही अंदर लगता है कि उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा। और फिर वो भावनात्मक रूप से दूर होने लगते हैं ना। रिश्ता बड़े बड़े झगड़ों से नहीं मरता, वो इस खामोश नजरअंदाजी से मर जाता है, उस एहसास से कि आप अपने ही घर में अदृश्य हो गए। और यही चीज काम की जगह पर भी होती है। एक नया कर्मचारी है, शुरू में बहुत उत्साह से काम करता है, देर तक रुकता है, नए आइडियाज देता है। लेकिन जब महीनों तक उसके अतिरिक्त प्रयासों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो वो धीरे धीरे सिर्फ उतना ही काम करने लगता है जितना जरूरी है। वो 9 से 5 की मशीन बन जाता है। और मैनेजमेंट इसे अक्सर कर्मचारी की लापरवाही समझता है, जबकि ये तारीफ की कमी का एक सीधा लॉजिकल नतीजा है। दिमाग में सीधी सी कैलकुलेशन है, जब एक्स्ट्रा एफर्ट का कोई रिवॉर्ड नहीं तो एफर्ट क्यों करना। हाँ, ये हमारा नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, अनदेखा किया जाना सिर्फ बुरा महसूस नहीं कराता, वो दर्दनाक होता है। दर्दनाक मतलब फिजिकली? न्यूरोसाइंस की स्टडीज दिखाती हैं कि सामाजिक अस्वीकृति का दर्द हमारे दिमाग के उसी हिस्से को एक्टिवेट करता है जो शारीरिक दर्द को करता है। अच्छा, यानी अनदेखा किया जाना दिमाग के लिए वैसा ही है जैसे शरीर पर चोट लगना। तो ये हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म से जुड़ा है सब। सीधे तौर पर हमारे पूर्वजों के लिए समूह से बाहर निकाल दिया जाना मौत की सजा के बराबर था। इसीलिए हमारा दिमाग सामाजिक स्वीकृति को लेकर आज भी बहुत ज्यादा संवेदनशील है। अनदेखा किया जाना हमारे दिमाग को एक जानलेवा खतरे का सिग्नल भेजता है। इसीलिए आलोचना से ज्यादा बुरा नजरअंदाज किया जाना लगता है। बिल्कुल। आलोचना का मतलब है मैं तुम्हें देख रहा हूं और मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया। और नजरअंदाज किए जाने का मतलब है तुम मेरे लिए मौजूद ही नहीं हो। और इसका असर बचपन पर कितना गहरा पड़ता होगा, जिन बच्चों को उनके योगदान के लिए कभी सराहा नहीं जाता। ये उनके पूरे जीवन की कहानी लिख सकता है। वो बच्चे बड़े होकर खुद को अपर्याप्त, इनएडिक्वेट महसूस करते हैं। उनके अंदर ये विश्वास बैठ जाता है कि वे किसी तारीफ के लायक हैं ही नहीं। इसे प्रेज डेफिसिट कहते हैं। हाँ, और सबसे दुखद बात यह है कि जब कोई बड़ा होकर उनकी सच्ची तारीफ भी करता है तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि सामने वाला मजाक कर रहा है या उसे कुछ काम है। वे सच्ची सराहना को स्वीकार ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनका बचपन का अनुभव उन्हें बताता है कि वे इसके हकदार नहीं हैं। तो हम सोचते हैं कि हम अपने निर्णय खुद लेते हैं, लेकिन शायद हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा एक अदृश्य धागे से बंधी है, देखे जाने की इच्छा, महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा। हम हर रिश्ते में, हर काम में, अनजाने में इसी एक चीज की तलाश कर रहे होते हैं। और जब ये नहीं मिलती तो हम अंदर से टूटने लगते हैं। सबसे खतरनाक बात ये नहीं है कि लोग आपकी आलोचना करें। आलोचना में भी एक तरह की ऊर्जा होती है, एक संवाद होता है। हाँ, सबसे खतरनाक है जब वे आपको नोटिस करना ही बंद कर दें, जब आपकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी से किसी को कोई फर्क ही ना पड़े, क्योंकि तब आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिस इंसान को उन्होंने देखना बंद कर दिया है, क्या वो कभी सच में वहां था भी। एक बैंक, दोपहर का वक्त, एक आदमी है जो अकाउंट खोलने का एक फॉर्म भर रहा है। Right. सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल। लेकिन फिर वो एक सवाल पर आकर रुक जाता है, एकदम चुप। और टेलर पूछता है, सर ये जानकारी चाहिए होगी। वो आदमी नजरें उठाकर उसे देखता है और साफ मना कर देता है, कहता है मैं ये नहीं बता सकता। अब यहाँ पर 2 रास्ते थे। पहला जो बिल्कुल सीधा है, बैंक का नियम। हाँ, टेलर कह सकता था सर नियम तो नियम है, इसके बिना अकाउंट नहीं खुलेगा। और फिर बहस होती, गुस्सा आता और वो आदमी शायद दरवाजे से बाहर चला जाता। ज्यादातर तो ऐसा ही होता है। बिल्कुल। लेकिन उस दिन उस टेलर ने कुछ और किया। उसने बहस नहीं की, उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिससे अगले कुछ मिनटों में वो अजनबी, वो ना सिर्फ वो जानकारी देने पर मजबूर हो गया, बल्कि उसने अपनी माँ के नाम पर एक और अकाउंट खुलवा लिया। हाँ, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, सिर्फ क्योंकि उस टेलर को इंसानी दिमाग का एक राज पता था। अच्छा, एक ऐसा राज जो मतलब सुकरात के जमाने से चला आ रहा है। क्या राज ये है कि किसी से ना कहलवाना बहुत आसान है, और एक बार किसी ने ना कह दिया तो उसका पूरा शरीर, उसका पूरा दिमाग एक किला बन जाता है। एक दीवार खड़ी हो जाती है। हाँ, एक ऐसी दीवार जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, उसकी जो पर्सनल प्राइड है, उसका ईगो, उसे अपनी बात से पीछे हटने ही नहीं देता। ये तो वैसा ही है जैसे ऑफिस में जब कोई आपके आइडिया को सीधे नहीं बोल देता है। हाँ, उसके बाद आप चाहे कितने भी अच्छे पॉइंट्स दें, वो सुनेगा ही नहीं। वो बात लॉजिक की रहती ही नहीं, ईगो की बन जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन हाँ का जो मनोविज्ञान है वो
वो बिल्कुल उल्टा काम करता है। कैसे? जब कोई इंसान हाँ कहता है तो उसका दिमाग और शरीर एक खुली हुई आगे बढ़ने वाली अवस्था में आ जाते हैं। कोई दीवार नहीं, कोई डिफेंस नहीं, और हर अगली हाँ उस बहाव को और तेज कर देती है। जैसे किसी बिलियर्ड बॉल को एक बार धक्का दे दिया हो। बिल्कुल। उस टेलर ने बस पहली हाँ निकलवाने का तरीका ढूंढ लिया था। उसने बहस करने की जगह कहा, मैं आपकी बात समझता हूँ, ये जानकारी इतनी भी जरूरी नहीं है, पहली सहमति। और फिर उसने एक सवाल पूछा। उसने कहा, लेकिन सोचिए, अगर आपके जाने के बाद बैंक को आपके पैसे आपके परिवार तक पहुंचाने हों, तो क्या आप चाहेंगे कि वो सही इंसान तक बिना किसी देरी के पहुंचे? और इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही हो सकता था, हाँ। ये तो खैर एक छोटी सी बात थी, लेकिन क्या हो जब दांव पर 13 साल की मेहनत लगी हो और लाखों का बिजनेस। एक सेल्समैन था जोसेफ एलिसन। वो 13 साल से एक कंपनी को मोटर्स बेचने की कोशिश कर रहा था। 13 साल बहुत लंबा समय। हाँ, और आखिर में उसे एक छोटा सा ट्रायल ऑर्डर मिला। अगर मोटर ठीक चली तो सैकड़ों और मोटर्स का ऑर्डर मिलना था। तो उम्मीद बहुत बड़ी थी। यहाँ एक सीधी लड़ाई की सिचुएशन थी। बिल्कुल। बिल्कुल आमने सामने। हाँ, एलिसन चाहता तो अपनी मोटर के स्पेसिफिकेशंस गिना सकता था, बहस कर सकता था कि वो गलत है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने वही सुकरात वाला रास्ता अपनाया। उसने सबसे पहले एक ऐसी बात कही जिससे वो इंजीनियर ना कह ही नहीं सकता था। अच्छा। एलिसन ने कहा, मिस्टर स्मिथ, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। वाह। अगर ये मोटरें वाकई ज्यादा गर्म हो रही हैं तो आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। हाँ, आपको ऐसी ही मोटरें चाहिए जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को पूरा करें, है ना? पहली हाँ मिल चुकी थी। किला बनने से पहले ही रोक दिया गया था। एलिसन ने इंजीनियर को गलत साबित करने की कोशिश ही नहीं की। उसने उसे ये महसूस करवाया कि दोनों एक ही टीम में हैं। दोनों का मकसद एक ही है, सही मोटरें खोजना। ये उस लोकल ट्रेन के सफर जैसा है ना? हाँ, बिल्कुल। जहाँ एक अजनबी की आंखों में आपको अपनी जैसी ही परेशानी दिखती है और आप बिना कुछ कहे भी एक कनेक्शन महसूस करने लगते हैं। सही बात है, यहाँ कनेक्शन सही मोटर का था। इसके बाद एलिसन ने एक एक करके सवाल पूछने शुरू किए। हर सवाल का जवाब सिर्फ हाँ हो सकता था। उसने पूछा, क्या इंडस्ट्री का नियम ये नहीं कहता कि एक मोटर कमरे के तापमान से 72 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा गर्म हो सकती है? और इंजीनियर को कहना पड़ा हाँ। फिर अगला सवाल, आपके मिल का तापमान कितना है? जवाब था लगभग 75 डिग्री। एलिसन ने जोड़ा, तो 75 और 72 हुए 147 डिग्री। क्या 147 डिग्री पर उबलते पानी के नीचे हाथ रखने पर आपका हाथ नहीं जलेगा? और इंजीनियर को फिर कहना पड़ा, हाँ बिल्कुल चलेगा। एलिसन ने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम सब उन मोटरों से अपने हाथ दूर रखें? और खेल बदल गया पूरी तरह से। कोई बहस नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं। इंजीनियर को लगा कि ये फैसला ये तो उसने खुद लिया है। उसने अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि एक नया सच खोजा। जबकि एलिसन ने उसे धीरे धीरे उस सच तक पहुंचाया था। बिल्कुल। और नतीजा, अगले महीने एलिसन को $35,000 का ऑर्डर मिला। ये तरीका सिर्फ सेल्स या बैंक में नहीं, हमारी रोज की जिंदगी में भी काम करता है। हर जगह। घर का वो माहौल सोचिए जहां सब कुछ शांत है, पर एक तनाव है, कोई कुछ कह नहीं रहा। हाँ, होता है ऐसा। और आप सीधे पूछ लेते हैं, तुमने किचन साफ क्यों नहीं किया? और जवाब में 4 और शिकायतें मिलती हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन अगर सवाल ये हो, क्या हम दोनों को ये अच्छा नहीं लगता जब सुबह उठकर एक साफ सुथरे किचन में चाय पीने को मिले? तो जवाब हाँ ही होगा। और उस एक हाँ के बाद सही बातचीत का एक दरवाजा खुल जाता है। यहाँ मकसद किसी को गलत साबित करना नहीं है, नहीं, बल्कि एक कॉमन ग्राउंड खोजना है। एक ऐसी जमीन जहां दोनों लोग दुश्मन नहीं, साथी बनकर खड़े हों। पर ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसके लिए सामने वाले के नजरिए को समझना पड़ता है। उसकी नो के पीछे का डर, उसकी ईगो, उसकी जरूरत, सब कुछ। हाँ, ये एक तरह से दिमाग को पढ़ने जैसा है। ये एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। बहुत ज्यादा। ये लोगों को वो करने के लिए तैयार कर सकती है जो वो शायद कभी नहीं करते, और उन्हें ऐसा महसूस कराती है कि फैसला उनका अपना है, जबकि रास्ता किसी और ने तैयार किया होता है। ये सम्मानजनक भी है और खतरनाक भी। खतरनाक कैसे? ये रिश्ते बना भी सकती है और शायद इसका इस्तेमाल उन्हें तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। जरा सोचिए, अपनी जिंदगी की वो सारी बातचीत जहां आपने बहुत आसानी से हाँ कह दिया था, क्या हर बार वो फैसला वाकई आपका अपना था? या कोई आपको धीरे धीरे उस हाँ तक लेकर आया था? क्या पता कोई अभी भी आपसे हाँ हाँ कहलवा रहा हो और आपको इसका एहसास तक न हो। वो आखिरी हाँ आपसे क्या करवाएगी? एक कमरा, वही पुराना कमरा जहां बचपन बीता था,
सालों बाद कोई लौट आए, हवा में धूल है और यादें हैं। नजर एक कोने में रखी टूटी हुई ट्रॉफी पर पड़ती है। वो ट्रॉफी नहीं, एक अधूरा सपना है। और अचानक सीने में एक पुराना दर्द उठता है। वो आवाज कानों में गूंजती है, तुमसे नहीं होगा। और उस आवाज के पीछे का चेहरा याद आता है। एक ऐसा चेहरा जिसने कभी अपनी गलती नहीं मानी, जिसने कभी ये नहीं कहा कि शायद उम्मीदें ही बहुत ज्यादा थीं। वो एक दीवार थी जिससे हर कोई टकराता था। आज हम इसी दीवार के बारे में बात कर रहे हैं। वो दीवार जो हम सब के अंदर है। ये जो टकराने का एहसास है ना, ये सिर्फ यादों में नहीं होता। ये हर उस मुश्किल बातचीत में होता है जहां हमें लगता है कि हम पर उंगली उठाई जा रही है। ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है, एक तरह का मानसिक कवच। हमारा दिमाग, हमारा ईगो आलोचना को एक फिजिकल अटैक की तरह देखता है। और जैसे ही हमले का सिग्नल मिलता है, दिमाग के तर्क वाले हिस्से पर भावनाओं का ताला लग जाता है। हम सही गलत नहीं सोचते, हम सिर्फ अपना बचाव करते हैं। ये बचाव की दीवारें, ये तो बहुत मजबूत होती हैं। ठीक वैसी जैसे शादी के फंक्शन में किसी दूर के रिश्तेदार की वो जबरदस्ती वाली मुस्कान देखकर हमारे अंदर खड़ी हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। वो कुछ कहते नहीं, पर उनकी आंखें वो सब कुछ तौल रही होती हैं। सही बात है। और हम तुरंत अपने कवच में छिप जाते हैं। लेकिन एक बहुत दिलचस्प सवाल है यहाँ। क्या हो अगर कोई उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करने के बजाय दरवाजा खोले? और दरवाजा खोलने की चाबी है अपनी गलती पहले मानना। सुनने में बहुत आसान लगता है, पर इसके पीछे का जो विज्ञान है वो कमाल का है। जब कोई बातचीत की शुरुआत अपनी कमी बताकर करता है, तो हमले का खतरा वो टल जाता है। दिमाग का जो अलार्म सिस्टम है, अमिगडाला, जो बजने वाला था, वो शांत हो जाता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो खतरे को भांपता है और लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया शुरू करता है। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं, तो सामने वाले के अमिगडाला को खतरे का सिग्नल ही नहीं मिलता। तो मतलब अलार्म बजा ही नहीं। एग्जैक्टली। और अगर अलार्म नहीं बजा, तो दिमाग का जो सोचने समझने वाला हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो काम करता रहता है। लड़ाई की जगह बातचीत की गुंजाइश बनी रहती है, क्योंकि अब सामने कोई जज नहीं खड़ा है, बल्कि एक हमसफर खड़ा है जो कह रहा है कि ये सफर मुश्किल है और मैं भी इसमें ठोकरें खा रहा हूँ। बिल्कुल, ये सिर्फ तनाव कम नहीं करता, ये बातचीत के पूरे ढांचे को बदल देता है। टकराव की जगह सहयोग ले लेता है। और ये कोई मनोवैज्ञानिक चाल नहीं है, बल्कि ये अधिकार और भरोसे को एक नए सिरे से परिभाषित करता है। और ये सबसे साफ तौर पर वहां दिखता है जहां अधिकार का ढांचा सबसे मजबूत होता है। कॉर्पोरेट दुनिया में। हाँ, हम सब ने वो ऑफिस वाला माहौल देखा है। अप्रेजल मीटिंग से ठीक पहले की खामोशी। उफ, हाँ। हर कोई अपना सबसे अच्छा, सबसे काबिल चेहरा पेश कर रहा होता है। एक मुखौटा, और जो बॉस कभी गलती नहीं मानता, उसका मुखौटा सबसे बड़ा होता है। पर ऐसे लीडर पर कोई भरोसा क्यों नहीं करता? ये तो एक पहेली है। हम उम्मीद करते हैं कि लीडर परफेक्ट हों, पर जब कोई परफेक्ट होने का दिखावा करता है, तो हमारा भरोसा टूट जाता है। क्योंकि हम अंदर से जानते हैं, हम जानते हैं कि परफेक्ट होना नामुमकिन है। जो कोई भी हर वक्त परफेक्ट होने का दिखावा करता है ना, वो असल में भरोसे के लायक नहीं लगता। इसे अचूकता की कीमत कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इनफैलिबिलिटी। इसके उलट जो लीडर अपनी गलतियां मान लेता है, वो कहीं ज्यादा भरोसेमंद और काबिल माना जाता है। वो दिखाता है कि यहाँ सीखने को महत्व दिया जाता है, गलतियों को छिपाने को नहीं। वो एक तरह से अपनी टीम को ये संदेश देता है कि इंसान होना ठीक है। हाँ, हमारे पास एक केस स्टडी है जो बिल्कुल इसी बात को दिखाती है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसकी टीम लगातार डेडलाइन मिस कर रही है। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। सब एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। वो मैनेजर एक मीटिंग बुलाता है। टीम को लगता है आज तो नौकरी गई। सब तैयार है डांट खाने के लिए। हाँ, पूरी दे दी। और मैंने समय पर यह जानने की कोशिश नहीं की कि समस्या कहाँ आ रही है। मेरी गलती है। इस एक बयान ने सब कुछ बदल दिया जी। जिस टीम का अमिगडाला लड़ने के लिए तैयार था, वो अचानक शांत हो गया। हाँ। अब वो समाधान का हिस्सा बनना चाहती है। इसी को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कहते हैं, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। मतलब एक ऐसा सुरक्षित माहौल जहां लोग सवाल पूछने, गलतियां मानने और नए विचार रखने से डरते नहीं हैं। ये दोष मढ़ने वाली संस्कृति, जिसे ब्लेम कल्चर कहते हैं, उसको खत्म करके सीखने वाली संस्कृति को जन्म देता है। हाँ, लर्निंग कल्चर, जहां हर गलती एक सबक है, सजा नहीं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये हमेशा काम करता है? क्या कुछ लोग इसे कमजोरी समझकर फायदा नहीं उठाएंगे? हो सकता है कि टीम के कुछ लोग सोचें, अच्छा बॉस ने तो मान ही लिया कि गलती उसकी है,
तो अब हम पर कोई आंच नहीं आएगी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब नियत में छिपा है। अगर गलती मानना सिर्फ एक तकनीक है तो लोग इसे भांप जाएंगे, लेकिन अगर ये सच में आत्मचिंतन और बेहतर होने की कोशिश का नतीजा है तो ये भरोसे को और गहरा करता है। उस मैनेजर ने सिर्फ अपनी गलती नहीं मानी, उसने ये भी बताया कि वो कौन सी स्पेसिफिक गलतियां थीं। ये दिखाता है कि उसने वाकई में समस्या को समझा है। ये कमजोरी नहीं, ये आत्म जागरूकता है, जो एक लीडर का सबसे बड़ा गुण है। और ये नियम सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, हमारे सबसे करीबी रिश्तों पर भी लागू होते हैं। उस घर के बारे में सोचिए जहां एक अजीब सा तनाव है। हाँ, कोई कुछ बोल नहीं रहा पर सबको पता है कि कुछ गलत है। हर कोई दूसरे के झुकने का इंतजार कर रहा है। एक अनकहा युद्ध विराम जहाँ कोई भी पहला कदम नहीं उठाना चाहता। और ज्यादातर झगड़ों में दोष दोनों तरफ होता है। शायद किसी का 60%, किसी का 40%, लेकिन होता दोनों का है। सही बात है। पर शुरुआत कौन करे? जो अपनी गलती पहले मान लेता है वो रिश्ते को उस एक तरफा दोषारोपण के चक्कर से निकालकर साझा समाधान की तरफ ले जाता है। वो कहता है, ये तुम्हारी और मेरी लड़ाई नहीं है, ये हमारी और इस समस्या की लड़ाई है। हाँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे पास। एक पिता देखता है कि उसका बेटा होमवर्क को लेके झूठ बोल रहा है। उसका पहला इंस्टिंक्ट है कि उसे सजा दे, उसे डांटे, जो कि नॉर्मल है। बिल्कुल। लेकिन रुककर वो बेटे के पास बैठता है और कहता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी झूठ बोलता था। मुझे डर लगता था कि मैं अपने माता पिता को निराश कर दूंगा, लेकिन झूठ ने सब कुछ और बिगाड़ दिया। देखिए यहाँ क्या हुआ। पिता ने तुम गलत हो कहने के बजाय कहा, मैं भी तुम्हारी तरह था। उसने बेटे को जज नहीं किया, बल्कि उसके साथ अपनी एक कमजोरी साझा की। इस ईमानदारी ने बेटे को अपनी असली समस्या बताने की हिम्मत दी कि उसे गणित समझ नहीं आ रही थी। एग्जैक्टली और उसे फेल होने से डर लग रहा था। झूठ तो सिर्फ उस डर का एक लक्षण था, बीमारी नहीं। ये है टकराव को सहयोग में बदलने की ताकत। ये तुम गलत हो से हम दोनों को बेहतर होने की जरूरत है की तरफ एक कदम है। ये उस तरह की ईमानदारी है जो अक्सर हॉस्टल में रात के 2 बजे दोस्तों के बीच होने वाले इमोशनल ब्रेकडाउन में दिखती है। हाँ, जहां दिन भर के सारे मुखौटे उतर जाते हैं और सिर्फ कच्ची सच्ची भावनाएं रह जाती हैं। बिल्कुल, वो पल भरोसे की नींव होते हैं, क्योंकि उन पलों में हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अधूरे हैं, और इसी अधूरेपन में हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। परफेक्शन हमें अलग करता है, कमियां हमें जोड़ती हैं। ये सब सुनने में तो बहुत सीधा और असरदार लगता है, लेकिन असल में करना इतना मुश्किल क्यों है? हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमें अपनी गलती मानने से रोकता है, भले ही हमें पता हो कि इससे सब कुछ ठीक हो सकता है? एक शब्द में कहें तो अहंकार, ईगो। हमारा ईगो हमें अपनी सामाजिक स्थिति और अपनी आत्म छवि की रक्षा करना सिखाता है। उसे लगता है कि गलती मानना कमजोरी की निशानी है, कि लोग सम्मान खो देंगे। हाँ, हमारा अधिकार कम हो जाएगा। ये डर हमारी परवरिश और समाज की देन है, जो लीडर को, पिता को, बड़े को हमेशा सही मानता है। बड़ों से जुबान लड़ाते हो, ये वाक्य हम सबने सुना है। इसका मतलब ही यही है कि जो बड़ा है वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन इस दिखावे को बनाए रखने की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जो लीडर गलतियां नहीं मानते वो ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर कोई समस्या को तब तक छुपाता है जब तक वो एक आपदा न बन जाए। हाँ, और रिश्ते खोखले हो जाते हैं, क्योंकि असली जुड़ाव आपसी कमजोरियों को स्वीकार करने से आता है, ना कि अपनी ताकत का प्रदर्शन करने से। उस केस स्टडी में भी तो यही हुआ था ना। प्रोजेक्ट मैनेजर के अपनी गलती मानने से पहले टीम के सदस्य एक दूसरे से जानकारी छुपा रहे थे, क्योंकि सबको डर था कि गलती का ठीकरा उन पर फूटेगा। और सबसे दुखद बात यह है कि जिस सम्मान को बचाने के लिए हम अपनी गलती छिपाते हैं, वो सम्मान उसी छिपाने की वजह से पूरी तरह खत्म हो जाता है। क्योंकि लोग गलती करने पर भरोसा नहीं खोते, वो गलती ना मानने की बेईमानी पर भरोसा खो देते हैं। गलती से ज्यादा नुकसान उसे छिपाने की कोशिश करती है। और आज की डिजिटल दुनिया में तो ये और भी मुश्किल हो गया है। एक ईमेल या मैसेज में बिना आवाज के उतार चढ़ाव और चेहरे के भाव के अपनी कमजोरी जाहिर करना बहुत जोखिम भरा लग सकता है। हाँ, एक गलत शब्द पूरी बात का मतलब बदल सकता है। सॉरी लिखने के 100 तरीके हैं और हर तरीके का मतलब अलग निकाला जा सकता है। और बढ़ा दिया है, हम अपनी जिंदगी के सिर्फ अच्छे पल दिखाते हैं, एक ऐसी कहानी गढ़ते हैं जिसमें कोई गलती नहीं, कोई दुख नहीं।
एक ऐसी छवि जो कभी कोई गलती नहीं करती, जो हमेशा सही होती है, जो हमेशा खुश रहती है। पर एक सवाल है, अगर आप कभी अपनी इस बनाई हुई परफेक्ट छवि से मिलें, क्या आप उस पर भरोसा कर पाएंगे? या आपको अंदर से ये महसूस नहीं होगा कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा गलत है, कि इस बेदाग सतह के नीचे शायद कुछ है ही नहीं? सोचिए एक सीन, एक आदमी लिफ्ट में अकेला है, दरवाजे बंद हैं, फ्लोर के नंबर्स बदल रहे हैं, 7, 8, 9, पूरा सन्नाटा है। लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है और बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा है। वो हिम्मत करके पलटता है, लिफ्ट खाली है। लेकिन वो एहसास नहीं जाता। हम सब कहीं ना कहीं ऐसी अदृश्य चीज़ों से घिरे हैं। दूसरों की नज़रें, उनकी खामोशी, उनके अनस्पोकन जजमेंट्स, ये सब हमें महसूस होते हैं, दिखते नहीं। और इन सब में सबसे ताकतवर सिग्नल क्या है? एक मुस्कान। एक मुस्कान जो दो लोगों के बीच एक पुल बना सकती है, या फिर एक मुस्कान जो शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन नकाब है। सवाल ये है कि हम इन दोनों के बीच का फर्क कैसे पहचानते हैं, या पहचान भी पाते हैं। ये इमोशंस भी अजीब होते हैं ना, जैसे कोई बीमारी फैलती है वैसे ही फैलते हैं। सोचिए, एक शांत ऑफिस का माहौल है, अचानक एक बॉस गुस्से में अंदर आता है। वो कुछ कहता नहीं, पर कमरे की हवा भारी हो जाती है। सबका मूड बिना किसी वजह के खराब हो जाता है। या फिर किसी शादी में संगीत की रात, एक कोने से किसी की जोरदार सच्ची हंसी उठती है और देखते ही देखते वो पूरे माहौल में फैल जाती है। ये एक इमोशनल कंटेजियन है ना? बिल्कुल। और इसके पीछे एक न्यूरोलॉजिकल वजह है। दिमाग में कुछ होता है। हाँ बिल्कुल, हमारे दिमाग में ना कुछ खास सेल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स? हाँ, और उनका काम है बस नकल करना। वो दिमाग के कॉपी पेस्ट सेल्स हैं, समझ लीजिए। जब हम किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा खुद ब खुद उस मुस्कान की नकल करने लगता है, हमें पता भी नहीं चलता। मतलब ये ऑटोमेटिक है? हाँ, ये एक ऑटोमेटिक कनेक्शन है, एक तरह का इमोशनल वाईफाई, जो दिमाग के सोचने वाले लॉजिकल हिस्से को बाईपास कर देता है। इमोशनल वाईफाई, ये कमाल का फ्रेज है। लेकिन क्या इस वाईफाई का पासवर्ड तोड़ा जा सकता है? क्या कोई जानबूझकर गलत सिग्नल भेजकर हमें मैनिपुलेट कर सकता है? मैनिपुलेशन से पहले ये समझना जरूरी है कि ये कनेक्शन कितना गहरा है। इसे लिम्बिक रेजोनेंस भी कहते हैं। लिम्बिक रेजोनेंस? दो दिमागों के बीच एक भावनात्मक तालमेल। ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे दिमाग का जो इमोशनल हिस्सा है वो दूसरे के दिमाग के इमोशनल हिस्से से सीधे बात कर रहा है, बिना लॉजिक के। ठीक यही मतलब है। ये सदियों के इवोल्यूशन का नतीजा है। सोचिए, हमारे पूर्वजों को दूर से आते किसी अजनबी को देखकर पल भर में फैसला लेना होता था, ये दोस्त है या दुश्मन। और मुस्कान शांति का, सहयोग का सबसे बड़ा सिग्नल थी। वो वायरिंग आज भी हमारे अंदर है। अच्छा? जब कोई मुस्कुराता है तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा है एमिगडाला। ये हमारा खतरा पहचानने वाला सेंटर है। एक सच्ची मुस्कान देखते ही ये शांत हो जाता है। ये कहता है सब ठीक है, कोई खतरा नहीं। तो एक मुस्कान सिर्फ एक जेस्चर नहीं, ये दिमाग के लिए एक सेफ्टी सिग्नल है। लेकिन अगर कोई इस ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम को हैक कर ले तो? अगर कोई हमें वो आईना दिखा रहा हो जिसमें अक्स असली नहीं है? और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है, क्योंकि दिमाग सिर्फ नकल नहीं करता, वो फर्क भी पहचानता है। और यहीं से नकाब और चेहरे की लड़ाई शुरू होती है। मैंने पढ़ा था डिचन स्माइल के बारे में, जो आंखों तक पहुंचती है। पर क्या हमारा दिमाग वाकई इतनी चालाकी पकड़ लेता है? क्या हम एक बहुत अच्छी एक्टिंग और सच्ची मुस्कान में फर्क कर सकते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। हमारा दिमाग एक बहुत ही सेंसिटिव झूठ पकड़ने वाली मशीन की तरह है, खासकर जब बात चेहरे की हो। देखिए, दो तरह की मुस्कान होती हैं। ओके। एक है सच्ची मुस्कान, जिसे साइंटिस्ट फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट डुचेन के नाम पर डुचेन स्माइल कहते हैं। वो आसान भाषा में? आंखें भी मुस्कुराती हैं। हाँ बिल्कुल। होठों के साथ साथ आंखें भी। और दूसरी वाली जो सिर्फ होठों पे रह जाती है? उसे सोशल स्माइल कहते हैं। एक पोलाइट जेस्चर, वो बस मुंह की मांसपेशियों का खेल है। और हमारा दिमाग अनजाने में ही इन दोनों का फर्क पकड़ लेता है। कैसे? मतलब हमें बेचैनी क्यों होती है? क्योंकि एक नकली मुस्कान, एक नॉन डुचेन स्माइल, भरोसा नहीं बल्कि शक पैदा करती है। हमें महसूस होता है कि कुछ तो गलत है। वो इसलिए क्योंकि दिमाग को एक मिक्स्ड सिग्नल मिल रहा है। होंठ कह रहे हैं मैं खुश हूं, पर आंखें
आंखें खामोश हैं। अरे, ये तो बिल्कुल वही बात हुई ना, जैसे किसी रिश्तेदार की शादी में वो मुस्कान जो आपके करियर या कपड़ों पर एक चुभता हुआ सवाल पूछने के साथ दी जाती है। होंठ मुस्कुरा रहे होते हैं, पर आंखें हिसाब लगा रही होती हैं। बिल्कुल। वो मुस्कान भरोसेमंद नहीं लगती। या वो कस्टमर सर्विस वाला जिसकी मुस्कान परफेक्ट है पर उसकी आवाज में एक थकी हुई बोरियत है। चेहरे और आवाज का ये तालमेल न होना दिमाग को तुरंत खटकता है। बिल्कुल सही पकड़ा। और एक स्टडी यही बताती है कि जब चेहरे के एक्सप्रेशन और आवाज के टोन में फर्क हो तो लोग ज्यादातर आवाज पर भरोसा करते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब एक नकली मुस्कान को एक गर्मजोशी भरी आवाज के बिना बेचना लगभग नामुमकिन है। तो इसका मतलब हम हर रोज अनजाने में ही एक तरह के डिटेक्टर बने घूम रहे हैं, आवाज और चेहरे के सिग्नल मिला रहे हैं। ये मुझे सोचने पे मजबूर करता है कि जब हम दूसरों के सिग्नल्स को इतनी बारीकी से पढ़ रहे हैं तो हमारे अपने सिग्नल्स के बारे में क्या, हमारी अपनी कितनी मुस्कानें सच्ची होती हैं? और ये सवाल हमें एक बहुत ही अजीब मनोवैज्ञानिक इलाके में ले जाता है जहां चेहरा और दिमाग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। एक बहुत अजीब थ्योरी थी। वो ये कहती है कि सिर्फ चेहरे का एक्सप्रेशन बनाकर आप उस इमोशन को पैदा कर सकते हैं। यानी अगर कोई खुश महसूस नहीं कर रहा पर जबरदस्ती मुस्कुराए तो उसका दिमाग धीरे धीरे खुशी महसूस करने लग सकता है। ये सच है। हाँ। इसे फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस कहते हैं। ये सिर्फ एक तरफा रास्ता नहीं है कि इमोशन चेहरे पर आता है, ये उल्टा भी काम करता है। चेहरे की मांसपेशियां दिमाग को सिग्नल भेजती हैं और मूड को बदल सकती हैं। एक लूप बन जाता है। बिल्कुल। चेहरा दिमाग को बताता है कि क्या महसूस करना है। डेल कार्नेगी ने अपनी किताब में यही तो सलाह दी थी, ऐसा बर्ताव करो जैसे तुम खुश हो और तुम खुश हो जाओगे। लेकिन यहीं पर एक अजीब विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रही हैं कि मुस्कुराने का नाटक करो और तुम खुश हो जाओगे। दूसरी तरफ एक कॉन्सेप्ट है इमोशनल लेबर का, जो कहता है कि ये नाटक आपको अंदर से खोखला कर देता है। तो सच क्या है? क्या इन दोनों के बीच कोई लकीर है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी सवाल है। इमोशनल लेबर एक समाजशास्त्री आली हॉचशिल्ड का दिया हुआ टर्म है। इसका मतलब है अपनी असल भावनाओं को दबाकर कंपनी की जरूरत के हिसाब से भावनाएं दिखाना। तो फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस यहाँ काम नहीं करता? देखिए, वो शायद एक छोटे व्यक्तिगत प्रयोग के लिए काम करता है, लेकिन जब यही एक्टिंग आपकी 8 घंटे की नौकरी बन जाए रोज सालों तक, तो ये एक साइकोलॉजिकल बोझ बन जाता है। इसे किसी इंडियन कस्टमर सर्विस वाले या फ्लाइट अटेंडेंट के नजरिए से देखिए, जिसे दिन में सैकड़ों लोगों को देखकर मुस्कुराना पड़ता है, चाहे उसका अपना दिन कैसा भी गुजरा हो। शुरू में ये एक एक्टिंग है, एक परफॉर्मेंस, पर सालों तक रोजाना ये परफॉर्मेंस करने के बाद क्या होता है? क्या वो मुस्कुराने वाला नकाब घर पर भी चेहरे पर रह जाता है? धीरे धीरे वो परफॉर्मेंस थका देने वाली हो जाती है, क्योंकि आप लगातार अपनी असल भावनाओं और दिखाई जाने वाली भावनाओं के बीच एक जंग लड़ रहे होते हैं। कुछ लोग इसमें माहिर हो जाते हैं, वो एक स्विच की तरह इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, पर कुछ के लिए ये नकाब धीरे धीरे चेहरे का हिस्सा बनने लगता है। वो अपनी असल भावनाओं से, उदासी से, गुस्से से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस करने की आदत ही छूट गई है। मतलब वो ऑफिस वाला चेहरा इतना ओढ़ लिया कि असली चेहरा भूल गए। घर की डाइनिंग टेबल पर भी वो एक पोलाइट सोशल स्माइल के साथ बैठा है, जबकि अंदर एक तूफान चल रहा है और परिवार को लगता है कि सब ठीक है। हाँ, क्योंकि चेहरा तो मुस्कुरा रहा है। और ये सिर्फ कस्टमर सर्विस तक ही सीमित नहीं है। एक लीडर को अपनी टीम के सामने मुश्किल हालात में भी शांत और पॉजिटिव दिखना पड़ता है। एक डॉक्टर को बुरी खबर देते हुए भी संयम दिखाना पड़ता है। ये सब इमोशनल लेबर के ही रूप है। ये एक जरूरी प्रोफेशनल स्किल है, पर इसकी एक मनोवैज्ञानिक कीमत होती है। और इसकी सबसे बड़ी कीमत शायद ऑथेंटिसिटी है, प्रामाणिकता। और ये एक और अजीब असर पैदा करता है, हेलो इफेक्ट। हाँ, हेलो इफेक्ट एक तरह का कॉग्निटिव बायस है। जब हम किसी में एक पॉजिटिव गुण देखते हैं, जैसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान, तो हम अनजाने में ही मान लेते हैं कि उसके बाकी गुण भी पॉजिटिव होंगे। जैसे एक लीडर जो मीटिंग में मुस्कुराते हुए आता है, उसकी टीम उसे ज्यादा काबिल और भरोसेमंद मान लेती है, भले ही उसके आइडियाज में दम ना हो। एक जॉब इंटरव्यू में जो कैंडिडेट एक गर्मजोशी भरी डचन स्माइल के साथ कमरे में दाखिल होता है, इंटरव्यूअर अनजाने में ही उसकी गलतियों को नजरअंदाज करने लगता है। वो पहली मुस्कान एक पॉजिटिव प्रभामंडल बना देती है,
जिससे बात की हर चीज अच्छी लगने लगती है। ये ताकत है। एक मुस्कान का इस्तेमाल करके आप दूसरों के दिमाग में अपने लिए एक पॉजिटिव बायस पैदा कर सकते हैं। ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल हैक है। लेकिन इसका एक खतरनाक पहलू भी है। बिल्कुल। एक स्टडी का जिक्र था, जूरी मेंबर्स को एक ही अपराध के लिए 2 अलग-अलग तस्वीरें दिखाई गई। एक में आरोपी मुस्कुरा रहा था, दूसरे में नहीं। और मुस्कुराने वाले आरोपी को कम सजा मिली। ये डरावना है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ जॉब इंटरव्यू तक सीमित नहीं है, ये किसी की जिंदगी का फैसला भी कर सकता है। तो जब कोई इस हैक का इस्तेमाल करते करते इतना माहिर हो जाता है, तो क्या वो खुद को भी हैक करने लगता है? यही सबसे बड़ा खतरा है। आप दूसरों को तो धोखा दे ही रहे हैं, पर धीरे धीरे आप खुद को भी धोखा देने लगते हैं। आपको याद ही नहीं रहता कि आपकी असली भावना क्या थी। तो हम सब सिग्नल्स और नकाबों की दुनिया में जी रहे हैं। हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं और ये हम पर इस्तेमाल होते हैं। एक मुस्कान से किसी के मन में एक एहसास पैदा कर देना, ये एक ताकत है, और हर ताकत की एक कीमत होती है। असल सवाल ये नहीं है कि मुस्कान का इस्तेमाल कैसे करें। सवाल ये है कि जब हम लगातार एक किरदार निभाते हैं तो हमारा क्या होता है। जब बहुत देर तक जैसे की वाली एक्टिंग चलती है तो क्या वो एक्टिंग ही सच्चाई बन जाती है? एक इंसान शीशे के सामने खड़ा है, एक बड़ी मीटिंग या शायद पहली डेट की तैयारी कर रहा है। वो अपनी मुस्कान की प्रैक्टिस कर रहा है। होठों के कोने ऊपर उठते हैं, आंखों के पास हल्की सी शिकन आती है। एक परफेक्ट, भरोसेमंद, गर्मजोशी वाली मुस्कान। पर जैसे ही वो उस मुस्कान को चेहरे पर रोके रखता है, उसे शीशे में अपना अक्स अजनबी लगने लगता है। कोई और है जो मुस्कुरा रहा है, और असली चेहरा, वो जो नकाब के नीचे था, अब याद नहीं आ रहा। रात का समय है, एक आदमी कार में अकेला है। शहर की जो रोशनी है वो बारिश की बूंदों से धुंधली हो गई है और वो बस ड्राइव कर रहा है, कहीं जा नहीं रहा। रेडियो पर एक अजीब सी स्टैटिक है, वो चैनल्स बदलने की कोशिश करता है। अचानक उस स्टैटिक के बीच से एक आवाज आती है, साफ, जानी पहचानी, पर ऐसी आवाज जो रेडियो पर नहीं होनी चाहिए। आवाज बार बार एक ही लाइन दोहराती है, तुम्हें पता था, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। ये आवाज उस इंसान की है जिसे वो सुबह से अवॉइड कर रहा है। ये उसकी अपनी गलती की गूंज है। उस पल में जब अपनी ही गलती की आवाज आपको इस तरह घेर ले तो एक इंसान क्या करता है? डिफेंसिव हो जाता है, बहाने तैयार करता है, अपने दिमाग में एक पूरा केस बना लेता है कि वो सही क्यों था। ये एक अजीब सा अकेलेपन का युद्ध है। लेकिन क्या हो अगर इस युद्ध को लड़ने का सबसे अच्छा तरीका हथियार डाल देना हो? और इसकी शुरुआत उसी युद्ध से होती है। ये जो बहाने बनाने की, खुद को बचाने की कोशिश है, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। हाँ। हमारा दिमाग हमें आने वाली तकलीफ से, आने वाली कॉन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो वो फौरन एक दीवार खड़ी कर देता है। बिल्कुल। और सामने वाला इंसान भी तो यही कर रहा होता है ना? जब किसी को पता चलता है कि हमसे गलती हुई है तो वो भी तो कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हो रहा होता है। तो उनके दिमाग में भी एक जंग चल रही होती है। बिल्कुल। वो अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन सब इकट्ठा कर रहे होते हैं और दोनों तरफ तलवारें खिंच जाती हैं, भले ही लफ्ज एक भी ना बोला गया हो। और इसी सिचुएशन के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है साइकोलॉजिकल डिसआर्मामेंट। साइकोलॉजिकल डिसआर्मामेंट? हाँ, इस पूरी तैयारी को, इस पूरे मेंटल बैटलफील्ड को एक झटके में तोड़ने का एक ही तरीका है। इससे पहले कि वो हमला करे, आप खुद अपनी गलती मान लें, पूरी तरह, बिना किसी बहाने के। मतलब आप उनके हथियार छीन रहे हैं उनके इस्तेमाल करने से पहले। एग्जैक्टली। ये एक साइकोलॉजिकल सरप्राइज अटैक है, पर शांति के लिए। अच्छा। उनके हाथ से सारे हथियार छिन जाते हैं। जो गुस्सा, जो आक्रोश उन्होंने जमा किया था, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अब लड़ने के लिए कोई है ही नहीं। और इसका असर सीधा दिमाग पर होता है। दिमाग का जो थ्रेट सेंटर है, एमिगडाला, वो शांत हो जाता है। एक मिनट, ये एमिगडाला वाली बात थोड़ी और समझाइए। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब हम सचमुच सामने वाले के दिमाग की केमिस्ट्री बदल सकते हैं सिर्फ अपनी गलती मानकर? हाँ, ये तो एक सुपर पावर जैसा लगता है। ये सुपर पावर ही है। देखिए, एमिगडाला हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है। जब इसे खतरा महसूस होता है, जैसे कोई हम पर चिल्ला रहा है या हमें ब्लेम कर रहा है, तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, गुस्सा आता है। एक हमले की तरह नहीं, बल्कि एक सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज की तरह प्रोसेस करना शुरू कर देता है। और इसीलिए गुस्सा शांत हो जाता है। लड़ाई की एनर्जी सोल्यूशन ढूंढने की एनर्जी में बदल जाती है। वाह! तो
जो ऑफिस वाला एग्जाम्पल है वो इसका परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। इमेजिन कीजिए आपसे एक बड़ी गड़बड़ हो गई है और आपका बॉस आपको कैबिन में बुलाता है। आप दरवाजे पर खड़े हैं, आपको पता है अंदर क्या होने वाला है। दिमाग में 10 बहाने तैयार हैं। सर्वर स्लो था, क्लाइंट ने डिटेल नहीं दी, जूनियर ने गड़बड़ की। पर आप अंदर जाते हैं और उनके कुछ भी बोलने से पहले कहते हैं, सर वो फाइल मेसअप हो गई, ये पूरी तरह से मेरी गलती है, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अचानक वो हवा बदल जाती है। बॉस का चेहरा जो सख्त था नरम पड़ जाता है। गुस्से की जगह एक अजीब सी शांति ले लेती है। झड़ा एक कॉन्वर्सेशन बन जाता है। प्रॉब्लम तुम्हारी गलती से हमारा सोल्यूशन बन जाती है। ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। पर सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना इफेक्टिव है तो हम ये करते क्यों नहीं? ये इतना आसान क्यों नहीं है? यहीं पर चीजें और गहरी हो जाती हैं ना। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि गलती मानना कमजोरी है। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। हाँ, डोंट बी अ लूजर। पर सच तो ये है कि लोग उनकी ज्यादा इज्जत करते हैं जो अपनी गलती मान सकते हैं। अच्छा, जो आप कह रही हैं उससे मुझे एक चीज याद आ रही है। जैसे कभी मेट्रो में एक कपल दिखता है जो आपस में बात नहीं कर रहा, दोनों चुप है, फोन में देख रहे हैं, पर आप उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि कुछ बहुत गलत हुआ है। हाँ, वो साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं। दोनों अपनी ईगो को पकड़े बैठे हैं। वो कमजोर लगते हैं उस पल में। आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है, वो कमजोर लगते हैं, पावरफुल नहीं। अब इसकी तुलना उस इंसान से कीजिए जो सबके सामने कहता है हाँ मैं गलत था। ऐसा करने के लिए एक अलग ही लेवल की हिम्मत चाहिए, एक इंटरनल सिक्योरिटी। ये इस बात का सबूत है कि आपकी सेल्फ वर्थ इस पर निर्भर नहीं करती कि आप हमेशा सही हों। तो क्या गलती मानने से ट्रस्ट बढ़ता है? ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? बिल्कुल उल्टा लगता है, पर साइकोलॉजी अक्सर ऐसी ही होती है। ट्रस्ट तब नहीं बनता जब लोग परफेक्ट परफॉर्म करते हैं। ट्रस्ट तब बनता है जब लोग इम्परफेक्शन को ईमानदारी से संभालते हैं। अच्छा, जब आप गलती मानते हैं तो आप सामने वाले को एक सिग्नल दे रहे हैं कि आप ऑथेंटिक हैं, आप परफेक्ट होने का दिखावा नहीं कर रहे। और लोग उस इंसान पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो अपनी इम्परफेक्शंस को इंटेग्रिटी के साथ हैंडल करता है। और शायद यही ग्रोथ माइंडसेट का संकेत है। हाँ बिल्कुल, ग्रोथ माइंडसेट यानी वो सोच जो मानती है कि काबिलियत पत्थर की लकीर नहीं बल्कि उसे मेहनत से बढ़ाया जा सकता है। गलती मानने वाला इंसान ये नहीं कह रहा कि मैं बेकार हूं, वो कह रहा है कि मुझसे गलती हुई है और मैं इससे सीख सकता हूं। तो गलती एक फेलियर नहीं, एक डेटा पॉइंट बन जाती है। एग्जैक्टली। और जब आप इस माइंडसेट के साथ ऑपरेट करते हैं तो लोग आपको एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, एक पार्टनर की तरह देखते हैं। पर हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार ऑफिस पॉलिटिक्स में या कुछ रिश्तों में लोग आपकी मानी हुई गलती को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उसे आपकी कमजोरी बना देते हैं। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, और इस पर एक चेतावनी भी है। साइकोलॉजिकल डिसआर्मामेंट की टेक्निक तभी सबसे ज्यादा काम करती है जब रिलेशनशिप में पहले से थोड़ा ट्रस्ट मौजूद हो। अच्छा, एकदम हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में जहां लोग पहले से आपको नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहे हैं, वहां अपनी गलती को इस तरह एक्सेप्ट करना उल्टा भी पड़ सकता है। तो वहां थोड़ा स्ट्रेटेजिक होना पड़ता है। हाँ, इसलिए कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। ये कोई यूनिवर्सल मैजिक ट्रिक नहीं है, सही है। लेकिन ज्यादातर पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में ये काम करती है। और इसमें टाइमिंग का भी तो बहुत बड़ा रोल होता है। गलती मानो पर जल्दी मानो। टाइमिंग सब कुछ है। सब कुछ। ये उस रात की तरह है जब घर में सब सो रहे हैं पर किसी एक से हुई गलती की वजह से किसी को नींद नहीं आ रही। हर गुजरता हुआ पल उस गलती को और बड़ा और भयानक बना रहा है। दिमाग में कहानियां बन रही हैं, असम्पशंस किए जा रहे हैं। सुबह तक वो छोटी सी बात एक बड़ा तूफान बन जाती है। बिल्कुल, अगर वो इंसान उसी वक्त उसी पल अपनी गलती मान लेता तो शायद सब चैन से सो पाते। जितनी देर होती है दूसरे इंसान के दिमाग में गुस्से और नफरत का गुबार उतना ही बढ़ता जाता है। वो इस गैप को अपनी नेगेटिव इमेजिनेशन से भर देते हैं। ये इमोशनल एनर्जी को रीडायरेक्ट करने जैसा है। अगर आप शुरू में ही गलती मान लेते हैं तो नेगेटिव एनर्जी को बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन हम ऐसा करते क्यों नहीं? अगर हमें पता है कि ये सही तरीका है तो हम रुकते क्यों हैं? इसके पीछे कई डर छुपे हैं। जैसे? सबसे पहले तो परिणाम से डर, सजा का डर। हम उस स्कूल टीचर के घूरने को नहीं भूल पाते जो एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक पर मिली थी। हाँ, वो डर कहीं ना कहीं अंदर बैठ जाता है कि गलती मानने का मतलब सजा मिलना है। दूसरा, हम अपनी रेपुटेशन खोने से डरते हैं। हमें लगता है लोग हमें कमजोर या इनकॉम्पिटेंट समझेंगे। और शायद सबसे बड़ा बैरियर हमारी अपनी प्राइड। हाँ,
ये जिद कि मैं क्यों झुकूं, उसे जीतने का एहसास क्यों दूं? एग्जैक्टली ईगो, वो आखिरी चीज जो हम बचाना चाहते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने गलती से पूरी टीम को एक गलत रिपोर्ट भेज दी थी जिसमें नंबर्स पूरी तरह गलत थे। मैं 10 मिनट तक सोचता रहा कि क्या करूं, फिर मैंने सोचा चलो ये ट्राई करते हैं। मैंने ग्रुप पर लिखा, गाइज ये रिपोर्ट मेरी गड़बड़ है, प्लीज इसे इग्नोर करें। करेक्टेड वर्जन 15 मिनट में भेज रहा हूं और हाँ, अगली कॉफी मेरी तरफ से। और अचानक पूरा माहौल ही बदल गया। लोगों ने लाफिंग इमोजीज भेजे, कहा कोई बात नहीं, हो जाता है। वो जिद, वो मैं क्यों झुकूं वाली फीलिंग अक्सर रिश्ते से बड़ी हो जाती है। हम उस एक पल की जीत के लिए एक पूरा रिश्ता हार जाते हैं। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? ये एक सिंपल सा एक्ट, अपनी गलती को जल्दी और पूरी तरह से मान लेना, एक साइकोलॉजिकल मास्टर की जैसा है। ये सामने वाले के दिमाग की केमिस्ट्री बदल देता है। ये गुस्से को पिघला सकता है, भरोसा बना सकता है और टूटे हुए कनेक्शंस को जोड़ सकता है। लेकिन ये सिर्फ सामने वाले के बारे में नहीं है, ये खुद के बारे में भी है। अच्छा, जब आप गलती मान लेते हैं तो आप खुद को एक झूठ को डिफेंड करने का थका देने वाले काम से आजाद करते हैं। आप उस अजीब डिफेंसिव पोस्चर से बाहर निकलते हैं। आप उस अकेलेपन से बाहर आते हैं जहां आप अपनी कार में अकेले ड्राइव कर रहे हैं और आपको अपनी ही गलती की आवाज रेडियो स्टैटिक में सुनाई दे रही है। तो ये एक तरह से खुद के लिए भी एक आजादी है। सबसे पहले ये खुद के लिए ही आजादी है। पर यहाँ एक आखिरी परेशान करने वाला सवाल उठता है। क्या? अभी तक हमने जिन गलतियों की बात की वो ऐसी हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता है। ऑफिस की फाइल, एक भूला हुआ वादा, एक गलत लफ्ज। पर क्या होता है जब गलती इतनी बड़ी हो कि उसे मानने से सिर्फ सामने वाले का गुस्सा शांत नहीं होगा बल्कि सब कुछ तबाह हो जाएगा? मतलब जब सच एक चाबी नहीं एक बॉम्ब हो, जब गलती ऐसी हो जिसे स्वीकार करने से एक रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है, एक करियर बर्बाद हो सकता है या एक परिवार बिखर सकता है। उस पल में जब आपको पता हो कि सच को स्वीकार करने का मतलब है आपकी दुनिया बिखर जाएगी, तब एक इंसान क्या चुनता है? वो झूठ जो उसे बचाता है या वो सच? एक आदमी सुबह उठता है, उसकी नजर दीवार घड़ी पर पड़ती है, 11:42। वो अपनी कलाई घड़ी देखता है, 11:42। किचन में माइक्रोवेव का डिजिटल क्लॉक, 11:42। घर की हर घड़ी, हर डिवाइस एक ही वक्त पर जम गई है, 11:42 AM। ठीक वही पल जब कल ऑफिस में भरी मीटिंग में उसके बॉस ने उसके काम को सबके सामने पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल कहा था। जैसे वक्त उस एक पल में, उस अपमान में हमेशा के लिए कैद हो गया है। ये सिर्फ एक बुरी याद नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल फ्रैक्चर है। जब किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट पर, उसकी इज्जत पर सबके सामने हमला होता है तो हमारा दिमाग वो उसे एक फीडबैक की तरह प्रोसेस ही नहीं करता। वो उसे एक फिजिकल थ्रेट, एक जान के खतरे की तरह देखता है। दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक और लर्निंग के लिए जिम्मेदार है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो लिटरली ऑफलाइन चला जाता है। अच्छा। और दिमाग का जो सबसे पुराना, सबसे प्राइमल हिस्सा है, एमिगडाला, वो टेक ओवर कर लेता है। इसी को अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। मतलब उस वक्त आप एक कॉलीग से बात नहीं कर रहे होते हैं, आप एक ऐसे जानवर से बात कर रहे होते हैं जिसे लगता है कि वो फंस गया है और बस लड़ने या भागने के लिए तैयार है। एग्जैक्टली। उस स्टेट में कोई लर्निंग नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। इंसान आपकी बात सुनना बंद कर देता है और सिर्फ अपने आत्मसम्मान को, अपनी आइडेंटिटी को बचाने की एक जंग लड़ने लगता है। और ये जंग, ये लड़ाई हर रोज लड़ी जाती है। ऑफिस के क्यूबिकल्स में, घरों के डाइनिंग टेबल पर, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, बिल्कुल खामोशी से। तो इस खामोशी को थोड़ा आवाज देते हैं। सोचिए, एक मैनेजर को पता चलता है कि उसकी टीम के एक मेंबर ने क्लाइंट को एक ऐसी प्रपोजल भेज दी है जिसमें कई बड़ी गलतियां हैं। बिजनेस के लिए एक डिजास्टर हो सकता है। अब मैनेजर के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो हम सबको पता है क्योंकि हमने उसे होते हुए देखा है। क्या तुमने इसे भेजने से पहले पढ़ा भी था? तुमने हम सबको क्लाइंट के सामने बेवकूफ बना दिया। उस कमरे में हवा जम जाती है। वो एम्प्लॉय शर्म से लाल हो जाता है। बाकी लोग असहज होकर अपनी अपनी लैपटॉप स्क्रीन्स को देखने लगते हैं। लेकिन उस एम्प्लॉय के दिमाग में क्या चल रहा है? वो ये नहीं सोच रहा होगा कि ओ मुझसे गलती हो गई, मुझे इसे ठीक करना है। बिल्कुल नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, सब मुझे देख रहे हैं, सब मुझे इनकॉम्पिटेंट समझ रहे हैं। इस आदमी ने सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी। मैं इस पर फिर कभी भरोसा नहीं कर सकता। तो उस कर्मचारी के मन में मैनेजर के लिए सम्मान हमेशा के लिए खत्म। उसका भरोसा टूट जाता है।
उस एक पल के बाद वो कर्मचारी उस मैनेजर के आसपास कभी कोई रिस्क नहीं लेगा। उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इनिशिएटिव लेने की हिम्मत, वो सब उस अपमान के साथ ही दफन हो जाती है। गूगल ने अपनी टीम्स पर एक बहुत बड़ी स्टडी की थी, प्रोजेक्ट एरिस्टोटल। वो ये जानना चाहते थे कि एक हाई परफॉर्मिंग टीम का सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट क्या है, और जवाब था साइकोलॉजिकल सेफ्टी। हाँ, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। ये यकीन कि आप सवाल पूछने, आइडिया देने या गलती करने पर ह्यूमिलिएट या पनिश नहीं किए जाएंगे, ये मैनेजर उस साइकोलॉजिकल सेफ्टी को एक झटके में तबाह कर देता है। बिल्कुल। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है। वही मैनेजर, वही गलती, पर इस बार वो उस एम्प्लॉय को अपने केबिन में अकेले बुलाता है। दरवाजा बंद होता है, वो बात शुरू करता है अपनी एक पुरानी गलती बताकर कि कैसे सालों पहले उसने भी एक प्रपोजल में ऐसी ही भूल की थी। वो एक कॉमन ग्राउंड बनाता है। अच्छा। फिर आराम से गलतियों को समझाता है और इसे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन की तरह पेश करता है। हम ऐसा क्या सिस्टम बना सकते हैं जिससे फ्यूचर में ये दोबारा न हो? क्या हमें हर क्लाइंट डॉक्यूमेंट के लिए एक पीयर रिव्यू प्रोसेस रखना चाहिए? यहाँ फोकस तुमने क्या गलत किया से हटकर हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें पे आ गया है। सही बात। इस बातचीत के बाद एम्प्लॉय की सेल्फ रिस्पेक्ट बची रहती है, सबक भी सीख लिया जाता है और मैनेजर के लिए लॉयल्टी और सम्मान कम होने की बजाय बढ़ जाता है। रिश्ता टूटने के बजाय और मजबूत हो जाता है। लेकिन ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सिर्फ किसी को कंट्रोल करने का, अपनी बात मनवाने का एक ज्यादा चालाक, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीका नहीं है? ये एक बहुत वैलिड सवाल है। क्या ये चालाकी है या समझदारी? इसका जवाब तब मिलता है जब हम ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी पर्सनल लाइफ में कदम रखते हैं। क्योंकि यही चीज हमारे निजी रिश्तों को बनाती या बिगाड़ती है। सोचिए, एक कपल किसी शादी में जाने के लिए तैयार हो रहा है। एक पार्टनर ऐसे कपड़े पहनकर बाहर आता है जो दूसरे को उस मौके के लिए बिल्कुल गलत लगते हैं। एक तरीका है सीधे बोल देना, तुम सच में ये पहनकर जा रहे हो? तुम मजाक लग रहे हो। और ये शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसे जख्म की तरह है जो सालों तक नहीं भरता। सही बात है। शाम तो बर्बाद होती है, पर उस रिश्ते में एक और कड़वाहट की ईंट जुड़ जाती है। ये उस पल की तरह है जब किसी भरी हुई फैमिली गैदरिंग में सब हंस बोल रहे होते हैं, और कोई रिश्तेदार सबके सामने किसी की शक्ल या वजन पर ताना कस देता है। उस एक पल के बाद उस इंसान की आंखों में जो दर्द दिखता है, वो बाकी पूरी शाम नहीं जाता। सब हंस रहे होते हैं, पर वो इंसान वहां होता ही नहीं है। वो अपने अंदर उस 11.42 वाले पल में जम चुका होता है। बिल्कुल। और दूसरा तरीका है उसी स्थिति को इज्जत के साथ संभालना। मुझे लग रहा है मैंने तुम्हें ठीक से बताया नहीं कि ये फंक्शन कितना फॉर्मल है। शायद मुझे भी अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे। क्या हम दोनों एक बार फिर से सोचें? बात वही है, लेकिन कहने का तरीका रिश्ते को बचा लेता है। किसी को नीचा महसूस नहीं होता, समाधान भी निकल आता है और प्यार भी बना रहता है। ये चुनाव हर पल हमारे सामने होता है। लेकिन ये एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। एक कॉन्सेप्ट है रेडिकल कैंडर का, जिसे किम स्कॉट ने पॉपुलराइज किया था। उनका कहना है कि जब आप किसी की जेन्युइनली केयर करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें डायरेक्ट चैलेंज करें, चाहे वो सच कड़वा ही क्यों ना हो। क्या ये इज्जत बचाने वाली अप्रोच हमें ज्यादा पोलाइट तो बना रही है, पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से झूठ बोलने पर मजबूर भी कर रही है? क्या कभी कभी ब्रूटल ऑनेस्टी जरूरी नहीं होती? ये एक बेहद जरूरी न्यूआंस है। रेडिकल कैंडर का मतलब पब्लिक ह्यूमिलिएशन नहीं है। उसका कोर आइडिया है केयर पर्सनली, चैलेंज डायरेक्टली। राइट। मतलब आपका इरादा साफ होना चाहिए कि आप सामने वाले की ग्रोथ चाहते हैं, उसे नीचा दिखाना नहीं। और ज्यादातर मामलों में डायरेक्ट चैलेंज भी प्राइवेट में ही सबसे इफेक्टिव होता है। अच्छा। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, तारीफ सबके सामने करो और आलोचना अकेले में। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? दर्शकों की मौजूदगी से इतना फर्क क्यों पड़ता है? ऐसा क्या है जो एक प्राइवेट बातचीत को एक पब्लिक तमाशे में बदल देता है? जब कोई हमें सबके सामने टोकता है तो असल में 3 हमले एक साथ होते हैं। पहला, हमारी गलती का एहसास, ये काफी बुरा है। दूसरा, उन सब लोगों की नजरों में अपनी इज्जत गिरने की शर्म, ये उससे भी बुरा है। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, वो है टोकने वाले के इरादे पर शक, उसकी नीयत पर शक। हाँ, क्या वो सच में मदद करना चाहता था या अपनी ताकत दिखाकर, अपनी सुपीरियरिटी साबित करके हमें नीचा दिखाना चाहता था? ये वैसा ही है जैसे सोशल मीडिया पर कोई आपके पोस्ट पर पब्लिक कमेंट करके आपकी स्पेलिंग मिस्टेक सुधारे। हाँ, बिल्कुल। जबकि वो आपको एक प्राइवेट मैसेज भी भेज सकता था। इरादा ज्ञान देना नहीं,
बल्कि अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना होता है। सही कहा। वो ये नहीं कह रहा है कि तुम गलत हो, वो पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि देखो मैं सही हूं और इसे देखो मैंने इसकी गलती पकड़ी। और जब ये कल्चर किसी ऑफिस, किसी परिवार या समाज में नॉर्मल हो जाता है तो लोग रिस्क लेना बंद कर देते हैं। वो कुछ नया करने से डरने लगते हैं, वो अपने आइडियाज शेयर करने से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गलती करने की कीमत पब्लिक अपमान है। और फिर क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, इनोवेशन रुक जाता है और सिर्फ डर बचता है। एक ऐसा डर जहां लोग बस अपना काम करते हैं सिर्फ उतना जितना जरूरी है ताकि वो किसी की नजरों में ना आए। वो एक सुरक्षित जेल बन जाती है। ठीक है, मैं ये सब समझ रहा हूं, लेकिन उस सिचुएशन का क्या जहां सच में किसी का परफॉर्मेंस बहुत खराब है? अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे पूरी टीम या परिवार को नुकसान हो रहा है, तो क्या तब भी हम नरमी बरतें? इज्जत बचाने के चक्कर में कहीं हम अकाउंटेबिलिटी को तो नहीं खो रहे? ये सबसे मुश्किल सवाल है और इसका जवाब क्या बोले में नहीं, कैसे बोले में छिपा है। इज्जत बचाने का मतलब झूठ बोलना या प्रॉब्लम को इग्नोर करना नहीं है। इसका मतलब है? इसका मतलब है सच्चाई को इस तरह पेश करना कि सामने वाला उसे सुन सके और उस पर अमल कर सके। क्योंकि अगर आपके सच बोलने का तरीका ही ऐसा है कि सामने वाला अपना दरवाजा बंद कर ले, तो आपका सच किसी काम का नहीं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक टीनेजर को लीजिए जिसे चोरी करते हुए पकड़ा गया है। एक पिता कह सकता है, मुझे तुम पर शर्म आती है, तुमने हमारा नाम डुबो दिया, तुम किस तरह के इंसान बन गए हो। यह हमला उसके बिहेवियर पर नहीं, उसकी आइडेंटिटी पर है। मतलब आपने उसे चोर का लेबल दे दिया है। बिल्कुल। अब उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो इस लेबल को एक्सेप्ट कर ले और वैसा ही बन जाए, या आपसे हमेशा के लिए नफरत करने लगे। और दूसरा पिता, ये अप्रोच सुनने में बड़ी आइडियलिस्टिक लगती है। अगर पिता नरमी से बात करे और बेटा पलट कर कह दे आपको क्या पता, या हंसकर उड़ा दे, तो तब उस पिता को अपनी अथॉरिटी कैसे बनाए रखनी चाहिए बिना ह्यूमिलिएट किए? तब भी हमला आइडेंटिटी पर नहीं होना चाहिए। दूसरा पिता कह सकता है, ये तुम्हारे जैसा काम नहीं है, तुम ऐसे नहीं हो, मैंने तुम्हें हमेशा एक ईमानदार और दूसरों का सम्मान करने वाले इंसान के तौर पर देखा है, मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा। यहाँ बिहेवियर को गलत बताया गया है, इंसान को नहीं। और अगर बेटा इसे हंसी में उड़ाता है तो पिता फर्म रह सकता है, ये हंसी की बात नहीं है, ये एक्शन सीरियस है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सीरियस होंगे। लेकिन मैं उन कॉन्सिक्वेंसेस पर बात करने से पहले ये समझना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। यानी हम किसी के बिहेवियर को उसकी आइडेंटिटी बनने से रोक रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तुमने जो किया वो गलत था, ना कि तुम गलत हो। हाँ, ये एक छोटा सा फर्क है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। आप इंसान और उसके एक्शन के बीच एक छोटी सी जगह बना रहे हैं और उसी जगह में ग्रोथ की, बदलाव की गुंजाइश पैदा होती है। ये सिद्धांत दूसरों की इज्जत बचाने के बारे में उतना नहीं है जितना कि ये एक आईना है, एक मिरर। कोई इंसान किसी दूसरे को कैसे सुधारता है, सबके सामने या अकेले में, क्रूरता से या सम्मान से, ये उस इंसान के बारे में कुछ नहीं बताता जिसकी गलती है। ये सब कुछ उस इंसान के बारे में बताता है जो सुधार रहा है। और सबसे बेचैन करने वाली बात तब होती है जब आप इस पैटर्न को दूसरों में नहीं बल्कि अपने अंदर नोटिस करना शुरू करते हैं। आप अपनी किसी पुरानी बातचीत, किसी कमेंट, किसी रिएक्शन को याद करते हैं और आपको अचानक सब कुछ साफ दिखने लगता है। आपको याद आता है वो पल जब आपने किसी की मदद करने के नाम पर उसे सबके सामने करेक्ट किया था। आपको याद आती है अपने पार्टनर की वो आवाज़ जब आपने उसके आइडिया का मजाक उड़ाया था। आपको याद आता है अपने बच्चे का वो चेहरा जब आपने गुस्से में कहा था तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। आपको दीवार पर वो घड़ी दिखती है जो 11:42 पर जमी हुई है और आपको एहसास होता है कि शायद वो घड़ी किसी और के घर में है और उसे रोकने वाले आप थे।